हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और आज है इसका लेक्चर फोर्थ। मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर थर्ड आपने देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने वेक्टर की जो है क्वालिटीज की बात करी थी, जिसमें जो है एक जो पॉइंट आया था वो आया था सेलेक्टेबल मार्कर्स का। तो कौन थे सेलेक्टेबल मार्कर्स? हमने कहा था जो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं वो आपके सेलेक्टेबल मार्कर का काम कर रहे थे। तो क्या करते क्या है सेलेक्टेबल मार्कर? तो उस लेक्चर तक यानी लेक्चर थर्ड तक आपने जो है ये जान लिया था कि भैया हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे डिफरेंशिएट कर लेते थे। यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा ही नहीं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं पहुंचा मतलब उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी नहीं है। तो जब मैं जो है दोनों को रखूंगा किसके अंदर, आपके किसी मीडियम के अंदर, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट बच जाएगा। बट ट्रांसफॉर्मेंट में भी हमारे पास क्या थे? दो पॉसिबिलिटीज। एक हो सकता है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, एक हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो अब आपको जो है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करना तो आ गया, बट आप अभी भी ये नहीं बता सकते कि भैया कौन जो है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। तो आज का जो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हाईली कंसेप्चुअल है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का अगर मैं कहूँ कि कोई जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन है, वो है बच्चा आज का लेक्चर। मतलब आज का लेक्चर बिल्कुल दिमाग खोल के पढ़ना, मतलब मजा आ जाएगा आपको, कंसेप्ट की बारिश होगी। अगर कोई इसमें से अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो इतने बेहतरीन क्वेश्चंस बन सकते हैं आज के लेक्चर से। मतलब हाईली कंसेप्चुअल है। ठीक, तो चलो आओ देखो। उसके बाद हम बात करेंगे आपके किसके बारे में, कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। यानी कि अब तक आपने को मैं बताते आया कि ट्रांसफॉर्मेशन हम करा देते हैं, बट आपको अब तक ये नहीं पता कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, किसी होस्ट के अंदर किस तरीके से आप ट्रांसफर करते हो किसको, आप अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, यानी कि उस वेक्टर के थ्रू आप कैसे पहुंचा रहे हो। ये तो आपको अब तक सिर्फ आपको पता है कि भाई डाल देते हैं, बट कौन कौन से वो मेथड होते हैं ये आप आज के लेक्चर में जानोगे। तो चलो आज के लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं। देखो, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। एक मिनट यार, ये अपना, चलो अब शुरू करते हैं। पहले काम, पेन जो है काम नहीं कर रहा था। ठीक, आओ देखो। अब जरा ध्यान से देखो, और अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसे मिल जाएंगे। क्यूआर कोड दे रखा है, स्कैन कर लो, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। चलो देखो अब आगे जो है, अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आप डालोगे थर्ड पॉइंट जो है आपका क्लोनिंग साइट। सर क्या होती है क्लोनिंग साइट? देखो, आप डालोगे यहाँ पर थर्ड पॉइंट, यानी कि जो हम एसेंशियल फीचर्स पढ़ रहे थे किसी वेक्टर में होने चाहिए, उसका थर्ड पॉइंट जो है आपका क्लोनिंग साइट। क्या है बच्चा? जो है आपका क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट। अभी जो क्लोनिंग साइट आपको दिख रहा है, पता है इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो क्लोनिंग साइट अभी है इसी को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। जी हाँ, ये इसका एक और नाम है, जो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वही रिस्ट्रिक्शन साइट है। वही आपकी क्या है बच्चों? क्लोनिंग साइट है। वही आपकी क्या है? क्लोनिंग साइट है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको एक नई इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो सुनना जरा। जब भी हम एक वेक्टर की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा वेक्टर चुनना चाहिए जिसकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट या फिर क्लोनिंग साइट जो हो, उसी में जो है आपका कौन प्रेजेंट हो? सेलेक्टेबल मार्कर। यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर हम कह रहे थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, जैसे कि आपका एम्पिसिलिन का हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन का हो सकता है, आपका क्लोरमफेनिकॉल का हो सकता है, कैनामाइसिन का हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये जो आपके सेलेक्टेबल मार्कर्स है ये कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, किसके अंदर? ये जो आपका क्लोनिंग साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये जो आपका एक सीक्वेंस होता है इसके अंदर आपके ये प्रेजेंट होने चाहिए। एक ऐसा वेक्टर हमें चुनना चाहिए। अब सर हमें एक ऐसा वेक्टर ही क्यों चुनना चाहिए, इसका आंसर तो अभी आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले आप लिखोगे हमें एक ऐसा वेक्टर चुनना है जिसका जो क्लोनिंग साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट है उसी के अंदर उसका सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट हो। राइट? जरा देखो, तो आप यहां पर लिखोगे वेक्टर, वेक्टर शुड हैव, वेक्टर शुड हैव, वेक्टर शुड हैव क्लोनिंग साइट,
वेक्टर शुड हैव क्लोनिंग साइट विद इन द सेलेक्टेबल मार्कर, यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर है उसी के अंदर जो है वो सीक्वेंस होना चाहिए जिस पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके वर्क करेगा। शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, सॉरी। चलो देखो, वेक्टर शुड हैव क्लोनिंग साइट विद इन द सेलेक्टेबल मार्कर, यानी कि जो सेलेक्टेबल मार्कर है आपका, जो आपका सेलेक्टेबल मार्कर है, यानी कि सपोज करो किसी के पास एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है किसी वेक्टर के पास, तो जो उसका जीन है, यानी कि बच्चा वो वहां भी तो एक सीक्वेंस है उसका, बिल्कुल सर। तो वही सीक्वेंस जो है उसी सीक्वेंस के अंदर ही आपका वो वाला सीक्वेंस होना चाहिए जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस पे आके वर्क करे, राइट। आपको समझ में आ गया, वेक्टर शुड हैव क्लोनिंग साइट विद इन द सेलेक्टेबल मार्कर। और आप इस वाली लाइन को क्या कर लोगे, देखो इस तरीके से आप इसको हाईलाइट कर लो कि भैया क्लोनिंग साइट कहाँ होनी चाहिए, विद इन द सेलेक्टेबल मार्कर, जिससे कि आपको याद रहे। अब जरा मैं आपको एक बात जो है और बताता हूँ, सुनो। आपको हमेशा एक ऐसा वेक्टर चुनना है, आपको पता है जब भी आप उस वेक्टर को कट करने जाओगे तो आपको क्या लगेगा, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगेगा। तो आप एक ऐसा वेक्टर चुनोगे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो जो रिस्ट्रिक्शन साइट है उस वेक्टर में सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो, यानी कि जिस वेक्टर पर आप वर्क कर रहे हो, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज करने वाले हो उसकी उस वेक्टर में एक ही साइट प्रेजेंट हो। अगर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होंगी तो वो क्या करेगा, वो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसी वेक्टर के अंदर मल्टीपल कट लगा देगा, और मल्टीपल कट लगा देगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी प्रोसेस भैया, जीन क्लोनिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब पूरे वेक्टर को तुमने बर्बाद कर दिया, कितने सारे कट लग जाएंगे। तो हमेशा आपको एक ऐसा वेक्टर चुनना है जिसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन साइट, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए उसकी जो है सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हो। क्या आपको समझ में आया, जैसे इको आर वन कट करता है तो इको आर वन का जो सीक्वेंस है वो जो है आपका उस वेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही उसका ऐसा सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए, मल्टीपल सीक्वेंस नहीं होने चाहिए। बट हमें एक ऐसा वेक्टर भी साथ साथ चुनना होता है जिसके पास मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्या हो, रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हो। देखो दोनों बातों में कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या कहा, मैंने पहले कहा हमें एक ऐसा वेक्टर चुनना है जिसके पास एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही साइट उस वेक्टर में प्रेजेंट हो जिससे एक ही कट लगे। बट हमें हमें एक ऐसा वेक्टर भी चुनना है साथ साथ जिसके पास जो है मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स प्रेजेंट हो, बट वो सिंगल सिंगल ही हो, जैसे कि किसी एक वेक्टर पे आपका इको आर वन भी काम कर ले, आपका जो है क्या कहते हैं हिंद हिंद टू भी काम कर ले, समझ रहे हो, इस तरीके से आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क कर लें, राइट। आपको समझ में आ गया, ऐसा वेक्टर हमें चुनना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अगर ये एज अ स्टेटमेंट सीधे उठ के आएंगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। देखो, तो यार क्या हो गया ये, लो देखो, तो आप क्या लिखोगे, तो आप कैसा वेक्टर प्रेफर करोगे, वेक्टर प्रेफर वेक्टर दैट हैव प्रेफर वेक्टर दैट हैव वन रिकॉग्निशन वन रिकॉग्निशन वन रिकॉग्निशन साइट फॉर फॉर सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फॉर सिंगल नहीं, क्या आप कह सकते हो फॉर पर्टिकुलर फॉर फॉर पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी सिर्फ एक ही जो है आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी साइट, उस पर जो है रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए जिससे सिर्फ एक सिंगल कट ही लगे। अब मल्टीपल साइट क्यों नहीं होनी चाहिए, इस बात को क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूं, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर इसको पॉज करोगे और जो है नोट कर लोगे, पॉज हो गया, कर लिया नोट, आगे देखो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे इफ इफ मोर देन इफ मोर देन वन इफ मोर देन वन रिकॉग्निशन if more than one recognition site present present within vector present within vector for particular restriction enzyme for
फॉर पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो क्या होगा जरा देखो, फॉर पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फॉर पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, then several fragments will produce, several then several fragments produced then then several fragments will produce then several fragments will produced, which will complicate, which will, जो कि क्या करेंगे, आपका कॉम्प्लिकेट कर देंगे, विच विल कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग, विच विल कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बना के भी दिखा देता हूँ, जरा देखो कुछ इस तरीके से, आप देखना, आओ ये आ देखो, ये सपोज करो ये इस तरीके से कोई मैंने एक वेक्टर आपका ले लिया। अब ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है, ठीक है, मैं सपोज करता हूँ आपका कलर ले लिया जाए, चलो येलो ले लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पर इसकी हिंद सेकंड जो है, हिंद टू मैं आपका ले लेता हूँ, यहाँ पर इसकी एक साइड प्रेजेंट है, हिंद टू की यहाँ पर एक साइड और प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्शन साइट, देख रहे हो, एक साइट यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अब जरा ध्यान से देखो, जब इसकी इतनी मल्टीपल साइट्स प्रेजेंट होंगी तो होगा क्या, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भैया ये इसके जो है कितने टुकड़े कर देगा, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ देगा। देखो कुछ इस तरीके से जो है आपको आपका वेक्टर देखने को मिलेगा। अब देख रहे हो कितने सारे जो हैं आपके क्या हो चुके हैं, फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो देख रहे हो किस तरीके से इसने वेक्टर को तहस नहस कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि भैया किसी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए उस वेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। और नोट डाल के मैं अगली लाइन में आपको ये लिखाऊंगा, अगर एक वेक्टर के पास मल्टीपल जो है मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट प्रेजेंट है तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपकी इको R1 की प्रेजेंट हो, आज आप कुछ आज आप कुछ पढ़ोगे जैसे बाम H1 साल 1, इन सब की अगर आपकी जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट किसी एक वेक्टर में प्रेजेंट है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों, फिर हमारे पास चॉइस है कि भैया हम कोई सा भी जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर सकते हैं, हम फिर जो है उससे बंधे नहीं रहेंगे कि यार हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर यही वाला जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा यूज करना पड़ेगा। अगर एक वेक्टर जो है मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि भैया उन सब की जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो ऐसे वेक्टर को हम हमेशा चुनते हैं, राइट। चलो अब आप इसको क्या कर लोगे बच्चा, नोट कर लोगे, पॉज करो और नोट कर लो। इसके बाद जो है नोट डलवाया जाएगा आपको, और फिर हम बात करेंगे आज PVR322 के बारे में, जो कि एक आपका आर्टिफिशियल वेक्टर है, मैन मेड वेक्टर है, जो कि आपका लैब में बनाया गया था और बहुत ही ज्यादा यूजफुल वेक्टर है, बहुत काम आता है ये, ठीक है। कर लिया आपने नोट, चलो आओ देखो। तो अब आप डालोगे बच्चा एक नोट, देखो अब आप डालोगे एक नोट, और नोट में आप लिखोगे क्या, बहुत से बच्चे दोनों बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया दोनों बात आपको समझ में आ गई ना, कि भैया किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, देखो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं इन्हीं स्टेटमेंट्स को। फिर से मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ, किसी वेक्टर में किसी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए उस वेक्टर में उसकी जो है सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आपके उस वेक्टर के प्रोड्यूस नहीं होंगे, राइट। आपको समझ में आ गया। फिर मैंने दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा, दूसरा स्टेटमेंट ये कहा, अगर किसी वेक्टर के अंदर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, देखो वहां एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रही थी, यहाँ पर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं। अगर किसी वेक्टर में मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो है उनकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट हैं तो वेक्टर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, हमें ऐसे वेक्टर का इस्तेमाल करना है, राइट। आओ देखो, दोनों ही क्या पता दोनों ही स्टेटमेंट एक साथ आ जाए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और आपसे पूछ लें क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो भैया दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो नोट डाल के आप क्या लिखोगे, वेक्टर शुड हैव, जो 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 बात मैंने अभी बोली वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेक्टर शुड हैव, आप लिखोगे बच्चा वेक्टर शुड हैव रिस्ट्रिक्शन साइट, वेक्टर शुड हैव रिस्ट्रिक्शन साइट, वेक्टर शुड हैव रिस्ट्रिक्शन साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट,
वेक्टर शुड हैव रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर, यार ये क्या हो रहा है, फॉर मल्टीपल, फॉर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, फॉर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, फॉर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो भैया मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अगर उसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है तो जो है वो वेक्टर कैसा है आपका, बहुत ही ज्यादा अच्छा वेक्टर है। जैसे कि अब मैं बात करता हूं आपसे PVR322 के बारे में, किसके बारे में, PVR322। तो अब आप हेडिंग डाल लोगे, हेडिंग तो खैर क्या ही डालोगे आप, इस तरीके से स्टार मार्क लगाओ और अब आप लिखोगे एक वेक्टर के बारे में। अब आप लिखोगे बच्चा एक वेक्टर के बारे में, जरा देखो, जिसका नाम है आपका बच्चा PVR322, शायद पी इसका स्मॉल आता है, हाँ, PVR322। तो ये क्या है, ये है बच्चा आपका एक आर्टिफिशियल वेक्टर, ये है बच्चा आपका एक, इसको ऊपर लिखते हैं, आओ देखो इसको, ये है आपका बच्चा एक आर्टिफिशियल वेक्टर, मैन मेड वेक्टर, जो कि ह्यूमंस ने अपनी लैब में रिसर्च करके बनाया, ठीक है, आर्टिफिशियल वेक्टर। जरा देखो, अब ये जो आपको दिख रहा है ये PVR322, अब जरा इसका जो नॉमेनक्लेचर है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो P है ये आपका क्या डिनोट करता है, P जो है वो आपका बताता है प्लाज्मिड, P बताता है प्लाज्मिड। किन साइंटिस्ट ने बताया, उनके ये नाम है BR, जो कि हैं आपके बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स, बॉलीवर, बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स, बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स। तो ये भैया दो साइंटिस्ट थे, और ये 322 आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है नंबर, ये है इसका नंबर। अब जरा समझना होता क्या है, ये आपका आर्टिफिशियल वेक्टर बच्चा बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज ने आपके लैब में बनाया। अब आपको पता है जिस लैब में ये वेक्टर बन रहा है, ऐसा तो नहीं अकेला यही वेक्टर बना है, वहां काफी सारे और वेक्टर्स का काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो भैया इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, इसलिए इसको एक नंबर दिया गया, समझ रहे हो, PVR322, यानी कि एक लैब के अंदर एक से ज्यादा कई सारे वेक्टर्स बनते हैं आपके, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर वेक्टर को बाकी सब वेक्टर से डिस्टिंग्विश करने के लिए एक नंबर दिया गया, जो इसको नंबर मिला वो था पीवी, वो था 322। क्या आपको समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना, समझ में आ गया। PVR322 इसका मतलब क्या है, प्लाज्मिड, पी रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मिड को, बी आर रिप्रेजेंट करता है बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स को, जिन्होंने ये बनाया। 322 इसका नंबर डिनोट करता है, आप लिख सकते हो यहाँ पर लैब नंबर भी आप डाल सकते हो, राइट। क्या आपको समझ में आ गया, एक आर्टिफिशियल वेक्टर जो है आपका ये है। अब जरा ध्यान से आप देखना, अब जो है मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, और जैसा डायग्राम मैं बना रहा हूं एज इट इज आपको पता होना चाहिए, आप इधर की साइड उधर नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा एम्पिसिलिन रजिस्ट, एम्पिसिलिन, ठीक है, इस वेक्टर के पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। इसके अलावा इसके पास क्या है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। तो आप इनको इधर उधर नहीं कर सकते हैं, जो जिस जगह पर प्रेजेंट है वो आपको वहीं पर बनाना है। ओ आर आई जहां पर प्रेजेंट है वहीं पर आपको ओ आर आई बनाना है। जरा देखो, आओ चलो, अब जो है बनाते हैं PVR322 को, देखो, जरा ध्यान से देखना, ये ये देखो, चलो बेहतरीन, अच्छा सर्कल बन गया यार, 19 से तो अच्छा बन गया। और नहीं यार, ये कुछ बैठा नहीं, एक मिनट इसे सेंटर में लेके आते हैं। अ, हाँ, अब जो है ये थोड़ा सही है। अब जरा ध्यान से अब आप देखिएगा कि किसकी साइट कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपका बनाना शुरू करता हूँ। पहले ले लेते हैं चलो येलो कलर, येलो ले लिया जाए या फिर कोई और, आपका ले लेते हैं ऑरेंज कलर। चलो देखो जरा ध्यान से, तो देखो जरा, ये यहाँ से लेके आपका यहाँ तक मैंने ले लिया ऑरेंज साइड। जरा ध्यान से आप देखिएगा, ये देखो, ये अभी मैं बताऊंगा ये किसकी साइट है, पहले मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अरे यार ये तो कुछ, एक मिनट, रुको, इसको जो है थोड़ा सा डार्क करते हैं, आओ देखो। हाँ ना, ऐसे तो पागल हो जाएंगे भैया बनाते बनाते।
देखो ये, देखो तो ये जो वेक्टर मैं बना रहा हूँ ये है PVR 322। अब ये जो मैंने साइड बनाई है ये क्या बनाया है, ये जो मैंने बनाया है बच्चा, ये मैंने आपका बनाया है क्या, ये मैंने बनाया है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये मैंने बनाया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जिसको आप जो है किससे डिनोट करोगे, TTR। इसका मतलब क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जो कि मैं बाद में आपको लिखा दूंगा। यानी कि इस वेक्टर के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की साइट आपकी क्या है बच्चा, प्रेजेंट है, राइट। यानी कि जब इसके पास अगर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इस वेक्टर में है, दैट मीन्स ये वेक्टर जिसमें भी जाएगा वो क्या उसको जो है क्या जो है उसको प्रेजेंट करेगा, क्या देगा, वो उसको प्रोवाइड करेगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा किससे, आपका टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से, राइट। अब देखो जो आपको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन दिख रहा है इसके अंदर आपकी प्रेजेंट होती है आपकी, इसके अंदर प्रेजेंट होती है इसकी दो रिस्ट्रिक्शन साइट। इसमें प्रेजेंट है एक तो BAM H1 की और एक SAL1 की। एक प्रेजेंट है रिस्ट्रिक्शन साइट किसकी बच्चा, इसकी BAM H1 की, BAM H1 की। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है इसमें SAL1 की। क्या आपको समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना। देखो याद करते चलो अभी अभी, ठीक है। PVR 322 में जो है आपकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर आपकी जो है दो रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, एक BAM H1 की, एक SAL1 की, राइट। अब जरा ध्यान से देखो दूसरा यहाँ पर और कौन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चा आपका एम्पिसिलिन। यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है एम्पिसिलिन, देख यहाँ पर आपका प्रेजेंट है एम्पिसिलिन, यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जरा देख एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, देख तो रेड कलर से मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे AMPR से। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका AMPR, यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अब यहाँ पर सर किस किस की जो है रिस्ट्रिक्शन साइट आपकी प्रेजेंट है, तो जरा ध्यान से देख। यहाँ पर जो तुझे साइट देखने को मिलती है वो भी, तो यहाँ पर भी तुझे दो साइट देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है तुझे PVU1 की, एक देखने को मिलेगी बच्चा तुझे PVU1 की, एक देखने को मिलेगी तुझे PVU1 की। दूसरी जो तुझे देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है PST1 की, PST1 की। बता क्या तेरे को समझ में आया है या नहीं आया। तेरे को एक चीज समझ में आया कि PVR 322 के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, राइट। अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर आपकी दो रिस्ट्रिक्शन साइट है, किस किस की है, एक BAM H1 की, एक SAL1 की है। एम्पिसिलिन में PVU फर्स्ट की और PST1 की है। इसके अलावा क्या इस वेक्टर के पास खुद का ORI होगा, बिल्कुल होगा सर, तभी तो रेप्लिकेट हो पाएगा, वरना रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो देख चल ORI बना देते हैं, ये देख इस तरीके से यहाँ पर इसका प्रेजेंट है ORI, ये प्रेजेंट बच्चा इसका ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि वो सीक्वेंस जो रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है किसी भी DNA का, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो बच्चा ORI। इसमें ORI के अलावा एक और चीज प्रेजेंट होती है जो कि होती है इसकी रोप, जो कि होती है रोप। अब रोप क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर प्रेजेंट है आपका बच्चा रोप, इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चा आपका रोप। और रोप क्या है वो आपको समय आने पे पता लग जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चा ROP, रोप। क्या है रोप अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक। इसके अलावा आप देखो इसके पास और भी जो है आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है किस किस की रिस्ट्रिक्शन साइट, आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलती है हिंद थर्ड की रिस्ट्रिक्शन साइट, हिंद थर्ड की रिस्ट्रिक्शन साइट देखने को मिलेगी। इसके अलावा CLA1 की आपको रिस्ट्रिक्शन साइट देखने को मिलेगी, किसकी बच्चा, CLA1 की। और इसके अलावा आपको एक और रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि है आपकी बच्चा ECO-R1 की, जो कि है बच्चा आपकी ECO-R1 की। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है बच्चा, ये आपका डायग्राम है किसका, PVR 322 का। यानी कि आपको क्या क्या देखने को मिला, कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट दिख रही है, जरा गिनना इनको।
सर 1 2 3 4 5 6 7, आपको कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट दिख रही है? आपको दिख रही है बच्चा यहाँ पर 7 रिस्ट्रिक्शन साइट। कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट दिख रही है? 7, बट 7 नहीं, इसके अंदर होती है 8। आरओपी जो आपको रोप दिख रहा है, इसके अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन साइट आपकी प्रेजेंट होती है, जो कि होती है पीवीयू सेकंड की, जो कि होती है बच्चा पीवीयू सेकंड की। तो अब आपको यहाँ पर कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट दिख रही है? सर टोटल हमें 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की यहाँ पर साइट देखने को मिल रही है। अब आपको याद रखना होगा टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट कितनी है? 8। आप लिख सकते हो लिखना चाहो तो, ठीक है, अदरवाइज डायग्राम से ही समझ लो। फिर दूसरा सवाल ये आता है, मैं आपसे पूछता हूँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो आपको दिख रहा है, जो कि आपका कौन है? सेलेक्टेबल मार्कर। इसके अलावा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो आपको दिख रहा है, वो भी है आपका सेलेक्टेबल मार्कर। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है, उसके अंदर आपको कितनी जो है रिस्ट्रिक्शन साइट्स दिख रही हैं? बताओ मुझे कितनी दिख रही हैं? सर 2 दिख रही हैं। किस किस की दिख रही हैं? बाम H1 और साल1 की। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में आपको कितनी जो है रिस्ट्रिक्शन साइट दिख रही है? सर वहां पर भी हमें 2 दिख रही हैं, PVU1 की और PST1 की। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया जो PVR322 है, सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है? उसने टर्म यूज करी है सेलेक्टेबल मार्कर। उसने क्लेरिफाई नहीं करा एम्पिसिलिन की बात कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन की बात कर रहा है। जब सेलेक्टेबल मार्कर टर्म यूज करा उसने, दैट मीन्स हमें एम्पिसिलिन को भी काउंट करना है, टेट्रासाइक्लिन को भी काउंट करना है। फिर प्रेजेंट है भैया 4, यानी सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर ही अंदर 4 रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। और सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर कितनी जो रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है? सर वहां पर भी 4 रिस्ट्रिक्शन साइट आपकी प्रेजेंट है। टोटल कितनी प्रेजेंट है रिस्ट्रिक्शन साइट? सर 8 रिस्ट्रिक्शन साइट इन टोटल आपकी प्रेजेंट है। क्या ये बात आपकी खोपड़ी में सेट होगी? बताओ हाँ या ना। देखो अगर आपको इसमें गलती कर दी, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा इससे ही, और यही आधी जनता फैल जाएगी। समझ रहे हो? क्वेश्चन कोई ढंग का पूछ लेगा तो यही आधी जनता भैया फैल जाएगी। तो आपको डायग्राम बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मैं नीचे लिख देता हूँ भैया, ये किसका डायग्राम है? ये है आपका डायग्राम PVR322 का। ये है बच्चा आपका डायग्राम PVR322 का। कलर कौन सा लिया जाए? देखो आ जाओ, ये है डायग्राम बच्चा आपका PVR322 का, ठीक है। जिसके अंदर अब मैं आपको आरओपी के बारे में बताता हूँ। आरओपी क्या है? तो आरओपी को हम कहते हैं भैया रेगुलेटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लाज्मिड। बेसिकली करता क्या है? ये आपका जो है आरओपी जीन है, बिल्कुल आपको दिख रहा है जीन का एक सीक्वेंस है, जो कि एक्चुअली में आपका क्या कोड करता है? जो कि एक्चुअली में आपके कोड करता है उन प्रोटीन्स को जो कि इस प्लाज्मिड की जो है क्या कहते हैं कॉपी नंबर को रेगुलेट करते हैं। बट ये डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करते कॉपी नंबर को। ये जो है कैसे रेगुलेट करते हैं? बाई इन्फ्लुएंसिंग किसको? प्लाज्मिड के रेप्लीकेशन को। यानी प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को इसका जो आरओपी का जो प्रोटीन होता है, जो ये प्रोटीन बनाता है, वो किसको जो है इन्फ्लुएंस करता है? प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को। वो फिर देन कंट्रोल कर रहा है किसको? आपके कॉपी नंबर को। किसके कॉपी नंबर को? प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को। ये जो है क्या कर रहा है बच्चा? कंट्रोल कर रहा है। क्या आपको समझ में आ गया हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। तो लिखूं मैं आरओपी के बारे में? देखो तो चलो अब आप सीधे सीधे लिख लोगे। क्या आप लिखोगे यहाँ पर बच्चा? आप यहाँ पर लिखोगे आरओपी। आरओपी कोड्स फॉर, आरओपी क्या है? आरओपी कोड्स फॉर, आरओपी कोड्स फॉर द प्रोटीन, आरओपी कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन, इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। और देन वो आगे क्या करते हैं? वो आगे कंट्रोल करते हैं बच्चा किसको? इसके प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को। तो क्या आपको आरओपी का काम समझ में आ गया हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। तो आरओपी क्या करता है? आरओपी आपका कोड करता है उन प्रोटीन्स के लिए जो कि आपके प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। और ये क्या कर रहा है? ये जो प्रोटीन्स है आपके किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को, जो फर्दर आगे जाके किसको रेगुलेट कर रहा है? प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को। तो आपको आरओपी का फंक्शन समझ में आ गया। यहाँ पर आरओपी क्या करता है? बाकी आपको ओआरआई का फंक्शन पता ही है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का फंक्शन आप जानते हो कि भैया ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हो गया, ये आपके सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन आपकी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा किसके अगेंस्ट में?
आपके एम्पिसिलिन के अगेंस्ट में और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में कौन प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। समझ में आ गया हाँ या ना? अगर आ गया तो इसको पॉज करो और नोट करो। हो गया? अब यहाँ पर मैं एक बात और लिख देता हूँ, वो क्या है जरा देखो, इसको इस तरीके से आप हाईलाइट कर लो। देखो, आरओपी कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, राइट? यहाँ पर आप एक बात और लिख लोगे, और वो क्या है? वो है आपका ये जो आपको ए एम पी आर यानी एम्पिसिलिन, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ही लिख देते हैं। चलो, हो गया, नोट तो आपने कर ही लिया है, ठीक है। देखो, तो जो आपको बच्चा यहाँ पर दिख रहा है क्या, जो आपको ए एम पी आर दिख रहा है वो क्या है? वो है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। और जो आपको टी टी आर दिख रहा है, ये है आपका बच्चा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। और ये है आपका बच्चा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। और दोनों के ही दोनों को हम क्या कहते हैं भैया? दोनों के ही दोनों आपके कहलाते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। अब आपकी आज की कहानी शुरू होगी एक्चुअल में, बट उससे पहले आपको पीवीआर 322 जो है समझ में आ जाना चाहिए और दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर, ये है बच्चा आपके सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि अब असली कहानी शुरू होने जा रही है। क्या आपको इतना समझ में आ गया हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। तो पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अब ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है किस तरीके से मदद करता है भैया। हमें क्या निकालना है? हमें ढूंढ के निकालना है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को। किस किस में से? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से। तीन ही तो पॉसिबिलिटीज बनती है, मैंने कल के लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था यार, याद करो। तीन ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जरा गौर करके देखिएगा आप। आइए चलिए, देखो, रेड एंड, आओ चलो देखो, अब जरा ध्यान से आप देखिएगा। अब थोड़ा सा गेम शुरू होने वाला है, राइट? जरा ध्यान से आप देखना। अपन कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं यहाँ पर, देखो, इसको कर लेते हैं। चलिए, देखो इस तरीके से मैंने, सपोज करो ये मैंने आपका क्या बना लिया, ये आपका बन गया क्या, ये है आपका PVR 322। कौन है ये है आपका PVR 322, राइट? अब इसके अंदर दो साइट आपकी बना देता हूँ। एक मैंने बनाई थी ऑरेंज कलर से, जो कि इधर की तरफ थी। क्या नाम दिया था मैंने इसको? इसको नाम दिया था बच्चा हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का, ठीक है। और सेकंड साइड कौन सी थी, जिसको, जो कि मैंने रेड कलर से बनाई थी, जिसको दिया था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का, क्योंकि हमें इन दोनों की अब जरूरत पड़ने वाली है, राइट? तो ये मैंने क्या बना लिया? ये मैंने बना लिया PVR 322, जो कि मैंने पीछे आपका डायग्राम बनाया था, सेम कलर्स का इस्तेमाल यहाँ पर करा है। अब मुझे जरा इसकी दो कॉपीज बना लेने दो, रुको, मुझे इसकी दो कॉपीज बनानी है। कॉपी, और यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, इसका पेस्ट। अरे यार, यार ये क्या हो गया? अरे यार, ये क्या नाटक है? अरे यार, ये अंडू कैसे होगा अब? चलो देखो, हाँ, ये हो गया। हाँ देखते हैं, अब रुको रुको यार, ये मैंने बनाई इसकी कॉपी, और मैं इसको करता हूँ अब नेक्स्ट पेज पे पेस्ट। एक और पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया चलो यार, देखो यार, क्या क्या करना पड़ता है भाई। एक मिनट, इसको यहाँ से स्क्रॉल करना है यार, ये है ना गेम। हाँ, अब समझ में आ गया, ठीक है।
ग्रेट, जरा ध्यान से अब आप देखिएगा। अब चलो आ जाओ, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो भाई, हो गया इतना ही टाइम पास काफी। सुनना आप जरा ध्यान से, ठीक है। ये मैंने पीवीआर 322 ले लिया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या भैया ये जो है मैं आपको डिनोट करना शुरू कर देता हूँ। क्या ये जो है TTR है? हाँ सर, TTR है, यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ये क्या है सर? ये है आपका बच्चा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, राइट। अब एक बात बताओ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में किस किस की जो है रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट थी? अब देखो, ये मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में, BAM H1 और SAL1 की। अब जरा ध्यान से देखना, मैं अपना जीन जोड़ना चाहता हूं। मैंने क्या कहा था, हमें एक ऐसा वेक्टर चुनना है, एक ऐसा वेक्टर हमें चुनना है जिस वेक्टर के अंदर क्या हो, उसके अंदर एक खासियत हो। क्या खासियत हो सर? उसके अंदर ये खासियत हो कि रिस्ट्रिक्शन साइट जो है विद इन द सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट हो। तो मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मेरा क्या है सर? सेलेक्टेबल मार्कर। तो इसके अंदर किस किस की रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है सर? एक तो BAM H1 की प्रेजेंट है, और एक प्रेजेंट है सर आपकी किसकी? एक प्रेजेंट है सर आपकी SAL1 की। तो अब मैं जो है इन दोनों में से एक चुन लेता हूं, जो मैं चुन लेता हूं BAM H1, जो मैं चुन लेता हूं बच्चा क्या? BAM H1। अब मैं BAM H1 से कट लगाना चाहता हूं। किससे कट लगाना चाहता हूं? मैं चाहता हूं BAM H1 से कट लगाना। जरा ध्यान से अब आप देखिएगा, मैं चाहता हूं BAM H1 से कट लगाना। और मैं कट लगा क्यों रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैं BAM H1 से ही एक और डिजायर्ड जीन काट के लाया हूं किसी डीएनए से, जो कि मैं इसके साथ अटैच करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या क्या ऐड करूंगा? मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, एडिशन करूंगा मैं किस किस का? पॉजिटिव प्लस करके लिख रहा हूं मैं BAM H1 का, जो कि आपका क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके अलावा मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? मेरा डिजायर्ड डीएनए ऐड करूंगा, डिजायर्ड जीन ऐड करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या मैं यहाँ पर एडिशन करूंगा? मैं लाइगेज भी तो डालूंगा भैया, बाद में कट लगा के जोड़ना भी तो है। जब मैं ये तीनों चीजें डाल दूंगा, मैंने क्या डाला? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, BAM H1, डिजायर्ड जीन डाला और लाइगेज डाला। आपको पता है भाई, रिएक्शन तो भाई आपकी ऐसा तो नहीं यो लग के आप काटा पीटी करोगे भाई, वो तो केमिकल्स डालोगे उसी से होगी रिएक्शन। तो आपने ये सब डाल दिया। जब आप ये सब डाल दोगे तो दो पॉसिबिलिटीज बन के आएंगी। क्या? कि एक पे तो BAM H1 काम कर देगा, एक पे BAM H1 काम नहीं करेगा। जिस पर BAM H1 काम कर देगा, क्या वहां पर जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में जो है आपके, जहां पर BAM H1 की जो रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, वहां पर क्या कुछ और आपको जो है देखने को मिलेगा? जी हाँ, आपको एक डिजायर्ड जीन देखने को मिलेगा, जो कि मैं बना देता हूँ आपका। कौन से कलर से बनाया जाए आपके? चलो इस कलर से ही बना देते हैं। तो देखो, ये दिख रहा है आपको? ये क्या ऐड हो गया इसके अंदर? यहाँ पर ऐड हो गया आपका बच्चा डिजायर्ड जीन। यहाँ पर किसका एडिशन हो गया? आपका एडिशन हो गया डिजायर्ड जीन का। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी जब आप इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कराओगे। दो पॉसिबिलिटीज। और वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है कि भैया, वो दो पॉसिबिलिटीज ये है कि BAM H1 ने एक तो काम कर दिया, एक में काम नहीं करा। जिसके अंदर काम कर दिया, जिसके अंदर काम कर दिया, उसमें क्या होगा? ये क्या दे रखा है आपका? ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। और इसके अंदर अब क्या एडिशन हो चुका है? इसके अंदर ये आपको जो दिख रहा है डिजायर्ड जीन ऐड हो चुका है। डिजायर्ड जीन का क्या हो चुका है? एडिशन हो चुका है। डिजायर्ड जीन का एडिशन यहाँ पर हो चुका है। डिजायर्ड जीन का एडिशन भैया यहाँ पर हो गया है। और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स एज इट इज आपका बरकरार है, ठीक है। और जिसके अंदर ये काम हो जाता है, एडिशन हो जाता है, क्या हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहने लगते हैं? हाँ सर, हम उसको कहने लगते हैं बच्चा आपका क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो क्या मेरा यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया है? हाँ। तो आपका ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है, क्या मैं इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह सकता हूँ? ये इतना डार्क कैसे है भाई? क्या हो गया? तो क्या बच्चों ये मेरा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा? हाँ सर, ऊपर वाला आपका कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर आप इसको कह सकते हो रिकॉम्बिनेंट। मैं चलो डीएनए ना कह के मैं सीधे ही कह देता हूँ, ये है मेरा रिकॉम्बिनेंट। ये है बच्चा मेरा रिकॉम्बिनेंट। ऊपर वाला है मेरा रिकॉम्बिनेंट। जब मैं नीचे वाले की बात करता हूं तो इसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। यहाँ पर किसी भी प्रकार का BAM H1 ने कट नहीं लगाया, BAM H1 का काम हुआ ही नहीं, ठीक है। और एम्पिसिलिन तो भैया वैसे ही सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो है हमने क्या जो है, अगर मैं PVU1 लेता या फिर PST1 लेता तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कोई कट लगता। बट यहाँ तो कोई कट लगा नहीं, टेट्रासाइक्लिन में ही कट लगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर BAM H1 का इस्तेमाल करा। तो अगर इसके अंदर कोई कट नहीं लगा, इसके अंदर डिजायर्ड जीन मेरा आके नहीं जुड़ा, तो क्या मैं इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट कहूंगा? हाँ सर, आप इसको कहोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। आप इसको कहोगे सर नॉन रिकॉम्बिनेंट। बताओ क्या यही दो पॉसिबिलिटीज बनती है, हाँ या ना?
तो मैंने क्या कहा, अब आपको जो कट लगाना है वो सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है वहां पर कट लगाना है। तो आपने चुन लिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को। तो आपको पता है यहाँ पर वाम H1 और साल1 की रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। आपने वाम H1 एंजाइम लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके साथ अपने डिजायर्ड जीन लिया, जिसको आप किससे ही काट के लाए हो, वाम H1 से ही कट करके लेके आए हो, और डीएनए लाइगेज लिया। इन सबको जो आपने डाला तो दो पॉसिबिलिटीज आपके सामने आई, एक के अंदर तो रिकॉम्बिनेंट बन गया, दूसरे में रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। अब जरा ध्यान से देखना, आपको इतना प्रोसेस तो बहुत अच्छे से आता है, आपने बहुत बार देख लिया। हम बात करते हैं इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर जब आप कट लगा रहे हो तभी तो जाके आपका डिजायर्ड जीन जुड़ रहा है। हाँ सर, अगर आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में कट लगा दिया, उसके साथ छेड़खानी कर दी, तो क्या वो अब रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएगा टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ, हाँ या ना? सर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सर अब आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में काटा पीटी कर दी, जिसकी वजह से वो हो गया इनएक्टिव। और वो इनएक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि आपने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? एडिशन। इंसर्ट कर दिया किसको? डिजायर्ड जीन को। तो भैया इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं आपका, क्या कहते हैं इस तरह की प्रोसेस को? कहते हैं बच्चा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी कि आपके किसी भी डिजायर्ड जीन के इंसर्शन की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी इनएक्टिवेट हो गई। इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन समझ में आया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है? जैसे कि इस केस में आपने देखा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पहले बिल्कुल सही था, बट फिर आपने क्या करा, वाम H1 से उसके अंदर कट करवा दिया। क्यों? क्योंकि वाम H1 की रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है किसके अंदर? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर, जिसकी वजह से जो है अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का जो है सिस्टम बच्चा हिल गया, क्योंकि उसके अंदर काटा पीटी हो गई, आपने अपना डिजायर्ड जीन घुसेड़ दिया। तो जो काम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन करता था, क्या काम करता था? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के जो है अगेंस्ट में उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था। अब ये वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में छेड़खानी हो चुकी है। अब हुआ क्या, आपने जो है यहाँ पर इंसर्शन कर दिया, जिसकी वजह से इसका इनएक्टिवेशन हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहते हैं बच्चा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। समझ में आ गया? अब इस वाले पॉइंट को जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपका लिख दूंगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को। अगर आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो अब आपको मजा आने वाला है बेहतरीन तरीके से। अब आपको बच्चा मजा आने वाला है। तो इस सबको करते हैं इरेज, जो हमारा काम का है उसी को हम जो है रखते हैं अपने पास। देखो ये, इसको भी हटाओ, हमें सिर्फ यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट के बारे में चर्चा करनी है, इससे रिलेटेड ही बात हमें करनी है। तो इसे लेके आते हैं थोड़ा साइड में, इसे लेके आते हैं बच्चा साइड में। आओ, ये कोई बात नहीं, उसको हम बाद में ले आएंगे। ये इसको इस तरीके से रखो। आओ देखो, इसको यहाँ से हटाओ। ये क्या था बच्चा आपका? ये था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, राइट। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? आपको यहाँ पर देखने को मिला है बच्चों क्या? जरा गौर करके देखो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? जो रिकॉम्बिनेंट दिख रहा है यहाँ पर, एक कमाल की चीज हुई है। क्या हुई है? यहाँ पर हुआ है इंसर्शन। यहाँ पर आपको देखने को मिला इंसर्शन। तो आप लिखोगे यहाँ पर बच्चा इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, insertion of desired gene takes place, insertion of desired gene takes place within the selectable marker, takes place within selectable marker, या फिर आप कह सकते हो within tetracycline gene, tetra within tetracycline tetracycline resistance gene, जो कि आपका क्या है बच्चा? सेलेक्टेबल मार्कर है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो कि आपका क्या है बच्चा? सेलेक्टेबल मार्कर है, जो कि है बच्चों आपका सेलेक्टेबल मार्कर। इसकी वजह से क्या होगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। सेलेक्टेबल मार्कर है। इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन टेक्स प्लेस विदिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जो कि है आपका बच्चा सेलेक्टेबल मार्कर, जिसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस आपको देखने को मिलेगा इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ड्यू टू दिस इनएक्टिवेशन ऑफ अब TTR लिख रहा हूं भैया मैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन,
रेजिस्टेंस जीन टेक्स प्लेस। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम बच्चों, क्या, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आपका, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखो नाम ही बता रहा है इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यानी कि आपने कुछ ऐसा इंसर्ट कर दिया जिसकी वजह से भैया इसका फंक्शन क्या हो गया, बंद हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बताओ क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना। मैं हटू एक बार, आप इसको पढ़ लो बच्चों अच्छे से, क्योंकि अगर आपको अब ये समझ में आ गया है यहाँ तक की कहानी, तो आगे की कहानी आपके लिए मजाक है, मतलब बहुत आसान है यार आगे का जानना, ठीक है। जरा देखो, अब आगे का जानना आपके लिए बच्चा क्या है, आसान है, राइट। अब देखो, अब हम इसके बाद क्या कराएंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आएंगी, तीन पॉसिबिलिटीज आएंगी। एक बनेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एक बनेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, एक बनेगा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। जरा देखो, पहले आप यहां तक इसको नोट करो, इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे आपका। और ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर कराएंगे, इकोलाई के अंदर कराएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है इकोलाई जो नेचुरली होता है उसके पास कोई भी रेजिस्टेंस वो जो है शो नहीं करती है, वो कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करती है किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ नेचुरली। अगर कोई भी एंटीबायोटिक आप इकोलाई को डालोगे इकोलाई के ऊपर उसके कल्चर में, तो क्या होगा, उसकी जो कॉलोनीज है उनकी बेटा डेथ हो जाएगी, राइट। नोट कर लिया, आगे देखो, अब जरा ध्यान से देखो। अब हम कराएंगे भैया आपका क्या, इन सबको हटाओ यहाँ से। अब आपका कराया जाएगा भैया ट्रांसफॉर्मेशन। अब होगा भैया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। आगे आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोलाई। फिर बनेगी आपकी तीन पॉसिबिलिटीज जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोलाई, ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोलाई, राइट। आपको देखने को मिलेंगी थ्री पॉसिबिलिटीज, थ्री पॉसिबिलिटीज। अब देखो वैसे तो मैं यहाँ पर आपको सिंगल सिंगल बना के दिखा रहा हूँ, बट आपको पता है ये काम भाई सिंगल नहीं होता। जब आप किसी बैक्टीरिया को लेते हो, आप सिंगल बैक्टीरिया नहीं ले रहे हो, आप उसकी कॉलोनी ले रहे हो, आप समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी को सिंगल सिंगल, बट वो सिंगल नहीं, वो उनकी पूरी कॉलोनी प्रेजेंट है, राइट। अब जरा ध्यान से आप देखो, मैं इस तरीके से बना लेता हूं आपकी एक प्लेट, ये आपकी हो गई एक प्लेट। देखो इस तरीके से हम एक प्लेट पर ही तो भाई काम करते हैं लैब में, बिल्कुल सर। जरा देखो, अब हमने कलर कौन कौन से लिए थे, एक तो हमने लिया था ब्लू कलर। तीन पॉसिबिलिटीज हैं आपके। पहले आप क्या करोगे बच्चा, आप जो है यहाँ पर पहले तो इकोलाई बनाओ। इकोलाई के लिए आप कलर लो, अरे कलर का बड़ा झंझट है, कोई ना बताओ। देखो ये कलर हमने यूज तो नहीं करा है ना कहीं, अरे यार, चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर क्योंकि हमने यूज कहीं पर नहीं करा है। तो देखो ये हो गया आपका, मैं यहाँ पर सिंगल इकोलाई दिखा रहा हूँ, बट आपको पता है सिंगल इकोलाई जैसा कुछ नहीं होता बच्चा। होता क्या है, आपका पूरी कॉलोनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आपकी दूसरी इकोलाई हो गई, ये आपकी थर्ड इकोलाई हो गई, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। पहली ऐसी इकोलाई ले ली जिसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कि इसके अंदर जो है इसने डीएनए को लिया ही नहीं, इसके अंदर वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ। तो क्या ये इकोलाई नॉर्मल इकोलाई है, हाँ सर नॉर्मल इकोलाई है। दूसरी इकोलाई में क्या होगा, ट्रांसफर तो होगा आपका। जरा देखो, ये आपका पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया, राइट। अब जरा देखो, बट इसके अंदर होगा क्या, आपको पता है तीन ही तो पॉसिबिलिटीज हैं भैया, क्या क्या हो सकता है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जरा देखो कलर कौन कौन से लिए थे यार, एक लिया था ऑरेंजिश, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, तो टेट्रासाइक्लिन का है। फिर बना देते हैं बच्चा आपका किसका, ये देखो, अरे यार एक मिनट, यहाँ पर भी तो बना है टेट्रासाइक्लिन का, बिल्कुल बना देते हैं। और यहाँ पर बना देते हैं आपका, देखो तीनों पॉसिबिलिटीज तुम्हें पता होनी चाहिए क्या क्या वो बनेगा, ठीक है। एक तो हो गया आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरे हो गया ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट में दो कैटेगरी, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट एक रिकॉम्बिनेंट वाली। तो जरा ध्यान से देखो, अब इसके टेट्रासाइक्लिन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये है वो अपना वाला जो अपन को चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, कलर से बिल्कुल दिख रहा है। सर आपने जो अपने सेकंड नंबर का बनाया है उसके अंदर आपने क्या करा है, आपने उसका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वहां पर अपना
जो डिजायर्ड जीनोस का एडिशन दिखा दिया है, इसमें दिखाएं या फिर दूसरे वाले में दिखा दें, बताओ नीचे वाले में दिखा दें क्या यार, या सेकंड वाले में? सर सेकंड वाले में ही दिखा देते हैं, चलो छोड़ो, कलर ले लेते हैं हम यहाँ पर येलो। आ जाओ, अब येलो से ही लिखेंगे। तो मैंने इसको नंबर दे दिया 1, मैंने इसको नंबर दे दिया 1। देखो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुझे नहीं पता, यहाँ पर तो मैं बना के दिखा रहा हूँ इसलिए आपको क्लियरली दिख रहा है। अदरवाइज क्या करते हैं साइंटिस्ट, इस तरीके से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 1 मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, क्लियरली दिख रहा है, इसके अंदर कोई भी डीएनए का पीस नहीं गया। तो क्या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है? हाँ सर, ये है आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, अब हमें ये बाहर ही लिखना पड़ेगा। ये है आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जरा सेकंड वाले को ध्यान से देखो सर, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, बट यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो किसका हुआ है? रिकॉम्बिनेंट वाले का हुआ है, तो इसको आप कहोगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। बट अभी हमें पता नहीं है भैया, अभी तो मतलब मुझे दिख रहा है, मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, बट अभी एक्सपेरिमेंट करने वाले को नहीं पता किस तरीके से उनको पता लगती है, अब वो आपको अभी पता लगेगा। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हो गया ये। और जो थर्ड नंबर आपको दिख रहा है सर, उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसने जो है सीधे के सीधे PBr322 को ले लिया, इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। दैट मीन्स ये कैसा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि सर यहाँ नॉन रिकॉम्बिनेंट गया है इसके अंदर, यानी ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, बट जो सेम जो PBr था वही इसके अंदर चला गया, उसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं हुई, ठीक है, इसलिए नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ये है। अब जरा ध्यान से अब आप देखिएगा, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो आपको दिख रही है भैया ये प्लेट, इस प्लेट को मैं कहता हूं मास्टर प्लेट। ये है मेरी मास्टर प्लेट, ये है बच्चा मेरी मास्टर प्लेट। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ये आपकी मास्टर प्लेट, और मास्टर प्लेट में आपको एक चीज दिख रही है, और वो क्या दिख रही है? वो आपको दिख रहा है क्या बच्चा? वो आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भैया यहाँ विदाउट एंटीबायोटिक है, यहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अब तक नहीं कराया गया है। विदाउट एंटीबायोटिक, विदाउट एंटीबायोटिक, अब तक कोई भी बायोटिक इस प्लेट पर नहीं डाला गया है। क्या आपको इतना समझ में आ गया? तीनों कॉलोनी एग्जिस्ट करेंगी, बिल्कुल करेंगी सर, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ये तीनों पॉसिबिलिटीज आप कल के लेक्चर से ही जानते हो बच्चा, ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एम्पिसिलिन ऐड कर दूंगा, अब मैं यहाँ पर एडिशन कर दूंगा किसका बच्चा? एम्पिसिलिन का। इसको करते हैं डुप्लीकेट, और मैं यहाँ पर एडिशन कर दूंगा किसका बच्चा? एम्पिसिलिन का। मैं यहाँ पर एडिशन कर दूंगा किसका? एम्पिसिलिन का। मैं यहाँ पर एडिशन कर दूंगा बच्चा किसका? आपका एम्पिसिलिन का। तो देखो इसको मैं कर देता हूं इरेज। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा? मैंने यहाँ पर एडिशन कर दिया किसका बच्चा? आपका एम्पिसिलिन का। देखो यहाँ पर मैं एरो करके बनाता हूं, और मैं यहाँ पर कहूंगा ऐड एम्पिसिलिन इन द मी। ऐड कर दिया मैंने किसका बच्चा? आपका एम्पिसिलिन का। एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन क्या है? आपकी एंटीबायोटिक है। अब जैसे ही मैं एम्पिसिलिन डालूंगा, जरा ध्यान से देखो, जो आपको पहले नंबर का इकोलाई दिख रहा है, क्या मैंने इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहा था? यानी कि नॉर्मल इकोलाई, और नॉर्मल इकोलाई क्या किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में कोई भी रेजिस्टेंस शो करता है? नहीं। दैट मींस जैसे ही एम्पिसिलिन इसके कांटेक्ट में आएगा, भैया इसकी पूरी कॉलोनी साफ हो जाएगी। इसकी पूरी कॉलोनी क्या होगी बच्चा? साफ हो जाएगी। इसकी पूरी कॉलोनी हो जाएगी आपकी साफ, यानी 1 वाला खत्म हो गया, ठीक है। यहां तक की प्रोसेस तो मैंने कल ही करा दी थी आपको। आपको अब डिफरेंशिएट करना है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में। तो अब एक जरा ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने एम्पिसिलिन ऐड करा, तो क्या होगा? जो फर्स्ट कॉलोनी है वो क्या होगी? वो गायब हो जाएगी। तो पहली वाली कॉलोनी हो गई आपकी गायब। अब जरा सेकंड वाली को देखो, कॉलोनी को। क्या जब मैं इसको देखता हूँ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? बिल्कुल हो गया सर। मुझे सर एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है? मुझे दिख रही है कि सर इसके अंदर जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई। दैट मींस एम्पिसिलिन के लिए ये रेजिस्टेंस शो कर देगा, यानी कि ये भी सर्वाइव कर जाएगा। थर्ड कॉलोनी के पास गया मैंने देखा थर्ड कॉलोनी में भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन सही सलामत है। ट्रांसफॉर्मेशन तो उसका भी हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। तो सर वो भी सर्वाइव कर जाएगा, यानी कि एम्पिसिलिन डालने से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब हमें पता नहीं पड़ा। आप समझ रहे हो? एम्पिसिलिन डालने से मुझे पता नहीं पड़ा। एम्पिसिलिन के डालने से मुझे सिर्फ इतना पता लगा कि भैया ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है। यानी एम्पिसिलिन ने इस केस के अंदर कोई भी मदद नहीं करी, क्या जानने में? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में। बट उसने एक काम करा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें पहले तो ये वाली बात हटा दो। अब ये मास्टर प्लेट नहीं है बच्चा,
अब ये मास्टर प्लेट नहीं है, मास्टर प्लेट वही थी। अब जरा देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरी जो है इसके ऊपर एंटीबायोटिक डालूंगा जो कि होगी बच्चा आपकी टेट्रासाइक्लिन। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी एज इट इज रेप्लिका बनाऊंगा। रेप्लिका मतलब ये जो मेरी प्लेट है मैं इसको रखूंगा और मैं इसकी एज इट इज कॉपी बनाऊंगा। कॉपी बनाना क्यों जरूरी है, अगर मैंने इसी प्लेट पर काम करा तो जब मैं और एक और डालूंगा तो क्या पता मेरे काम की ही जो वो है आपकी क्या है, जो मेरे काम की कॉलोनी है वही साफ हो गई, तो भैया वापस से पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो वापस से पूरा एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े इसलिए मैं क्या करूंगा, इसकी एक रेप्लिका बनाऊंगा। उस रेप्लिका का जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर मैं इस प्लेट पर वापस आऊंगा और इस प्लेट पर जो है आइडेंटिफाई कर लूंगा, या फिर मैं मास्टर प्लेट पर चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता लग चुका है जो वन वाला था वो कौन था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो मुझे पता है वो मेरे काम के नहीं है, सेकंड और थर्ड में मुझे चुनना है। तो अब जो है मुझे किससे पता लग जाएगा, मुझे जो है इससे पता लग जाएगा। मैं बनाऊंगा इसकी एज इट इज एक कॉपी जिसको आप कहते हो रेप्लिका। ठीक है, देखो ये नंबरिंग बहुत जरूरी है भैया। आपको तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है, साइंटिस्ट को नहीं पता होता। तो साइंटिस्ट को पता है कि भैया ये कॉलोनी ये रही, ये कॉलोनी ये रही, ये कॉलोनी ये रही। अगर उनके लिए सीक्वेंसिंग इधर उधर हो गई तो उनके लिए सारा गेम बेकार हो जाएगा, क्योंकि उनको आंखों से नहीं दिख रहा भाई। उन्होंने तो नंबरिंग कर रखी है, उनको उनकी प्लेस याद है, इसलिए वो उसकी सेम एज इट इज कॉपी तैयार करते हैं। उसकी पोजीशन इधर से उधर बिल्कुल नहीं करते। जहां पर 2 की पोजीशन है वहीं पर 2 की पोजीशन होगी, जहां पर 3 की पोजीशन है वहीं पर 3 की पोजीशन होगी। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब हम डालेंगे अगला फर्दर स्टेप करेंगे और यहाँ पर एडिशन करेंगे किसका बच्चा आपका। अब एडिशन करा जाएगा किसका, अब आपका एडिशन करा जाएगा टेट्रासाइक्लिन का। अब आपका एडिशन करा जाएगा बच्चा किसका, टेट्रासाइक्लिन का, टेट्रासाइक्लिन का, टेट्रासाइक्लिन का। आप यहाँ चाहो तो रिजल्ट लिखो, यहाँ पे ऐसा करो इस वाली स्लाइड में रिजल्ट और लिखो। आपको यहाँ पर क्या पता लगा, जो आपकी 1 थी यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या मिला, जरा देखो। रिजल्ट लिखना भी भाई जरूरी है ना। इससे आपको एक रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला, जो नंबर 1 था, जो आपका बच्चा नंबर 1 था, वो मुझे यहाँ से दिख तो रहा है पर लेकिन मुझे थोड़ी पता है साइंटिस्ट तो इस तरीके से ही देंगे ना भैया। जो नंबर 1 था, जो था आपका क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, वो मर गया। नंबर 1 आपका क्या हुआ भैया, मर गया। और जो मर गया वही तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तभी तो मरा भाई, क्योंकि बाकी ट्रांसफॉर्मेंट के पास तो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो आपका जो नंबर 1 है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर गया, डाइज। और इसका रीजन क्या दोगे आप, इसका जो रीजन आप लिखोगे, रीजन है इसका क्या, इसका जो रीजन है, रीजन है आपका नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। आप लिखोगे नॉर्मल इकोलाई, नॉर्मल इकोलाई, नॉर्मल इकोलाई डू नॉट हैव, नॉर्मल इकोलाई डू नॉट हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, डू नॉट हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, डू नॉट हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो भैया नॉर्मल इकोलाई के पास तो होता ही नहीं है। नॉर्मल इकोलाई का मतलब क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो क्या आपको यहाँ पर ये रीजन समझ में आ गया। मैं हटता हूँ, आप इसको जो है बाद में नोट करोगे, अभी नोट मत करो, अभी इसको यहीं रहने दो, बाद में एक और बार समझाऊंगा। अब देखो मैंने क्या करा, अब मैंने टेट्रासाइक्लिन को ऐड करा। अब जरा ध्यान से देखना, अब टेट्रासाइक्लिन अपना काम करेगा। टेट्रासाइक्लिन जाएगा सेकंड कॉलोनी के पास। जैसे ही मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला, मैंने देखा सेकंड कॉलोनी को, जब मैं गौर करके देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है सर रिकॉम्बिनेंट है, थर्ड भी रिकॉम्बिनेंट है। बट मुझे सर सेकंड में एक चीज दिख रही है कि मेरा जो डिजायर्ड जीन है, जो मेरा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है, वो मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर ही इंसर्ट करा है, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन आपका इनएक्टिवेट हो गया है। और जैसे ये इनएक्टिवेट हो गया है, दैट मीन्स सेकंड कॉलोनी एम्पिसिलिन के अगेंस्ट में तो रेजिस्टेंस शो कर देगी, बट टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएगी ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दैट मीन्स ये कॉलोनी आपकी क्या हो जाएगी बच्चा, साफ हो जाएगी। सेकंड कॉलोनी आपकी टेट्रासाइक्लिन डालते ही क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। टेट्रासाइक्लिन डालते ही क्या होगी बच्चा, साफ हो जाएगी। दिख रहा है आपको, टेट्रासाइक्लिन डालते ही क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन डालते ही बच्चा ये आपकी हो गई साफ। देखो टेट्रासाइक्लिन डालते ही क्या हुआ, ये कॉलोनी होगी बच्चा आपकी साफ। क्या आपको समझ में आ गया सेकंड कॉलोनी क्यों साफ हो गई, क्योंकि भैया इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं है रिकॉम्बिनेंट होने के बाद भी। दैट मीन्स जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, जो हमें फाइंड आउट करना था कि कौन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, वो सेकंड नंबर की कॉलोनी है। कैसे पता लगा, क्यों, क्योंकि हमें पता था जिसके साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट करा है, हमने जो है अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर ही ऐड करा है, जिसकी वजह से उसका हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये बात हमें एक्सपेरिमेंट के पहले ही पता थी। एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बता दिया कि किस कॉलोनी में जाके हुआ है, तो सेकंड नंबर की कॉलोनी में जाके ये आपका
काम हुआ है। थर्ड कॉलोनी क्या आपकी बच जाएगी? बिल्कुल बच जाएगी। रीजन ये है क्योंकि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। दैट मीन्स इसके पास जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन सही सलामत है, क्योंकि बाम H1 ने इसके ऊपर कोई काम करा ही नहीं। तो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए इसके अंदर आके जुड़ता ही कैसे? क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, क्या आपको समझ में आ गया बच्चा? तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे रिजल्ट। आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा रिजल्ट। और रिजल्ट क्या है आपका? यहाँ पर जब आप लिखोगे बच्चा रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट आपको देखने को मिला क्या? जो आपकी नंबर 2 कॉलोनी थी, आप लिखोगे बच्चा यहाँ पर जो आपकी नंबर 2 कॉलोनी थी, जो कि आपकी कौन कौन थी? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। देखो ये बात मुझे पता है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, वहां तो नंबर से ही बात चलेगी 1 2 3। अगर क्वेश्चन में वो 1 2 3 करके पूछेंगे ना, तो आपको अपना दिमाग खोल के रखना भी है, समझ रहे? वो थोड़ी लिख के देंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो नंबर 2 कॉलोनी थी वो क्या होगी? नंबर 2 कॉलोनी आपकी मर गई। और जो मर गई तभी तो ये साबित हुआ यार नंबर 2 कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन ऐड करा है, ठीक है। और रीजन क्या दोगे आप बच्चा इसका? इसका जो रीजन आप दोगे वो क्या दोगे? इसका जो रीजन आप दोगे बच्चा वो दोगे ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। रीजन है इसका बच्चा ड्यू टू इंसर्शनल, ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ऑफ TETR। अब बताओ, क्या आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया कि आपकी कौन सी कॉलोनी ऐसी है जो आपकी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है? वो कॉलोनी होगी जो टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएगी। बट आपने एक चीज देखी, प्रोसेस बहुत लंबी प्रोसेस है, आपको दो दो बार इसके अंदर प्लेटिंग करनी पड़ रही है, मल्टीपल टाइम्स आपको प्लेटिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा ये कंबरसम प्रोसेस है। देखो एनसीईआरटी लिखती है इट इज अ कंबरसम प्रोसेस। कंबरसम का मतलब क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग, समय बहुत लगता है। क्या सर कोई एक ऐसा तरीका है जिससे जो है हम सिंगल प्लेटिंग में ही पता लगा लें? बिल्कुल है, PUC8 का इस्तेमाल करके, समझ रहे हो? एक और आपका आर्टिफिशियल वेक्टर बच्चा, वो एक सिंगल सिंगल प्लेटिंग में बता देता है कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, समझ रहे हो? वो जो है वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बट आपको ये प्रोसेस एज इट इज पता होनी चाहिए। इसके अंदर आप नंबर 2 किसी को भी ले सकते थे, 3 किसी को भी ले सकते थे, 1 किसी को भी ले सकते थे। आपको प्रोसेस समझ में आनी चाहिए, रटना नहीं है कि भैया 3 मरेगा 2, समझ रहे हो? ये तो मैंने लिया है भैया अपनी मर्जी से, ठीक है। क्या पता अगली बार मैं आपको अगले साल इसी चीज को पढ़ाऊं तो अलग तरीके से पढ़ाऊं, अलग तरीके से मतलब 1 2 3 किसी और को कर दूं, समझ रहे हो? तो आप कुछ भी इसमें कर सकते हो। मैं चाहता तो भैया वाम H1 की जगह छोड़ो, मैं तो साल 1 से काट देता उसको। मैं चाहता तो एम्पिसिलिन में जो है छेड़छाड़ कर देता, टेट्रासाइक्लिन में ही क्यों करूं, समझ रहे हो आप? मैं छेड़छाड़ बेटा एम्पिसिलिन के साथ भी कर सकता था। तो आपको पता होना चाहिए किसी के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा भैया। ये अगर आपको एक कंसेप्ट आता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो फिर से मैं बताता हूँ इस पूरी प्रोसेस को शुरू से शुरू करते हैं। चलो आओ देखो, देखो आपको पता है हमने PBr322 वेक्टर लिया है, जो कि आपका एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। प्लाज्मिड बॉलीवर रॉड्रिगेज 322 इसका नंबर है। इसके अंदर आपको दो जो है रेजिस्टेंस जीन देखने को मिलते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। दोनों के दोनों रेजिस्टेंस जीन को हम क्या कहते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में दो आपको कौन सी देखने को मिलती है? रिस्ट्रिक्शन साइट देखने को मिलती है, एक वाम H1 की, एक साल1 की। तो हम क्या करते हैं? वाम H1 से इसमें लगाते हैं कट। फिर हम जो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए जोड़ना चाहते हैं, तो उस डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को किसी एक पर्टिकुलर डीएनए से लाएंगे, तो वहां से भी उसको कट करके लाना पड़ेगा डिजायर्ड जीन को, ठीक है। तो उसको कट करने के लिए आप कौन ले जाओगे? वाम H1, क्योंकि आपको पता है आपको वेक्टर को और आपको जो है डिजायर्ड जीन को सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है, जिससे कि सेम एंड प्रोड्यूस हो और जिससे कि इनका इजी लाइगेशन हो सके। तो आप यहाँ क्या करोगे? इसके अंदर वाम H1 आपने ऐड कर दिया, डिजायर्ड जीन डाल दिया, लाइगेज डाल दिया। इससे क्या होगा? दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक बनेगा रिकॉम्बिनेंट, एक बनेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट कौन होगा? रिकॉम्बिनेंट वो होगा जहां पर हमें कट लगाना था वहां पर जाके कट लगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगाया, और जो हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए था वो जब उसके अंदर जुड़ जाएगा तब वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट। इस केस में हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में कट लगाया था, तो वहां पर हमारा डिजायर्ड जीन जुड़ गया, तो ये अपना कहलाया रिकॉम्बिनेंट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि वाम H1 अपना काम ही ना करे, कोई कट ही ना लगे, कोई कट ही नहीं लगेगा, तो भैया अपना जो है डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए जुड़ ही नहीं पाएगा, तो वो उस केस में क्या कहलाएगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या दोनों पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई? हाँ सर, दोनों पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई। देखो
अब होता क्या है, जब आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को काट के उसके अंदर आपने डिजायर्ड जीन डाल दिया, दैट मींस आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में कर दी तोड़ फोड़। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। इसका फंक्शन क्या है कि भैया टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जब भी डाली जाएगी उसके अगेंस्ट में ये क्या शो करेगा, आपका रेजिस्टेंस शो करेगा, यानी कि इसको जो है डेथ नहीं होने देगा, उससे बचा लेगा। ठीक है, बिल्कुल बचा लेगा। बट जब आपने इसके साथ छेड़छाड़ कर दी तो इसकी वजह से इसका फंक्शन हो गया इनएक्टिवेट, और इसी प्रोसेस को आप कहते हो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्यों हुआ इसका इनएक्टिवेशन, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, इसी को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखो मैंने लिखा भी है, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन टेक्स प्लेस विद इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जो कि है आपका एक सेलेक्टेबल मार्कर। इसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हो गया इनएक्टिव, और इसी प्रोसेस को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं करा है तो पॉज करेगा और नोट कर लेगा। हो गया नोट? अब देख आगे। मैं कह रहा हूं भाई ये लेक्चर बहुत हाईली कंसेप्चुअल है बच्चा, पीयूसी 8 और आएगा वो भी आपको समझना है। देखो अब इसके बाद करता हूं मैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में तीन जो है आपको पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी? कि सर एक तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा दैट मीन्स उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी डीएनए नहीं जाएगा। हमारे पास देखो दो ही तो चॉइस है, एक तो रिकॉम्बिनेंट जा सकता है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट जा सकता है, यानी कि जिसके अंदर कोई भी नहीं गया वो क्या कहलाया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरी क्या है पॉसिबिलिटीज दो, कि भैया उन दोनों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो जाए बट एक के अंदर जाए रिकॉम्बिनेंट और एक के अंदर जाए नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो तीन पॉसिबिलिटीज निकली। क्या क्या निकली? एक तो बनेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट में दो पॉसिबिलिटीज, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ तो आपको विजुअली नेकेड आइज से देखने को मिल रहा है क्योंकि कलर्स का इस्तेमाल करा है, बट भैया बैक्टीरिया बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको पता है, कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं तब कुछ दिखता है, उसमें ये सब थोड़ी दिखेगा। तो हमें तो एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। यहाँ तो मैंने 1 2 3 नंबर तो डाल दिया, इसके साथ साथ मैंने बता भी दिया 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है। ठीक है, बट अभी हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगाना है। तो ये जो मेरी प्लेट मैंने तैयार करी है, मास्टर प्लेट है, ये बिना एंटीबायोटिक के प्रेजेंट है, राइट। बिना एंटीबायोटिक के ये क्या है बच्चा, प्रेजेंट है, राइट। अब देख इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्लेट को लेते हैं और इस प्लेट में हम ऐड कर देते हैं एम्पिसिलिन को। तो हम जब ऐसे ही एम्पिसिलिन डालते हैं तो हम देखते हैं जो नंबर 1 कॉलोनी थी वो क्या होती है, वो मर जाती है। अब नंबर 1 कॉलोनी मर गई, इसका मतलब क्या है भैया, एम्पिसिलिन डालते ही क्या होगा, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है तो ये उसको किल कर देगा जिसके पास इसका रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं होगा। अब मुझे पता है इसका रेजिस्टेंस जीन सिर्फ एक ही के पास प्रेजेंट नहीं हो सकता है, वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेंट जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उन दोनों के अंदर या तो रिकॉम्बिनेंट गया या नॉन रिकॉम्बिनेंट गया है, और दोनों ही के पास जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। ये मुझे पता है पहले से ही, ठीक है, क्योंकि मैंने भैया पहले तैयार करा है ना, ये डीएनए मैंने जो है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट तैयार करे हैं, तो मुझे पता है ये चीज। तो दैट मीन्स जो मर गया वो कौन कहलाए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इस केस में नंबर 1 मर गया, इसलिए हमने उसको कहा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। रीजन क्या रहा, क्योंकि ये एक नॉर्मल इकोलाई है जिसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं है, राइट। आपको समझ में आ गई। अब जो है बचता है नंबर 2 और नंबर 3, क्योंकि नंबर 1 तो फिनिश हो गया। अब नंबर 2 में से और नंबर 3 में से एक रिकॉम्बिनेंट है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है, दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट है, ये बात भी तय हो गई इससे बिल्कुल एम्पिसिलिन डालने से। अब हमें ये पता करना है 2 और 3 में कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो अब हम इसकी क्या करते हैं, हम बनाते हैं इसकी एक रेप्लिका। तो ये क्या है, ये है तो आप यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दो ये क्या है, यहाँ पर मैंने बनाई है रेप्लिका ऑफ, ये मैंने यार नंबर देना चाहिए इसको, ये मास्टर प्लेट है, ये देखो ये आपकी मास्टर प्लेट है बच्चा, इसको मैंने नाम दे दिया, आप यहाँ पर लिख दो ये रेप्लिका है। ठीक है, आप रेप्लिका से ही समझ जाओगे किसकी रेप्लिका है ये। ठीक है, रेप्लिका ऑफ सेकंड प्लेट जो अभी हम करके आए थे। ठीक है, अब ये जो रेप्लिका है इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन को डाल देते हैं। अब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है तो ये क्या करेगी, ये उसको फिनिश करेगी जिसके पास इसकी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। तो इसने क्या करा, सेकंड कॉलोनी को मार दिया, और जैसे ही सेकंड कॉलोनी को मारा मुझे पता लग गया, क्योंकि मैंने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसका करा था, मैंने करा था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का, यानी कि जो कॉलोनी मरी है वो दैट मीन्स वो मेरी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। तो इससे तय हो गया सेकंड वाली जो कॉलोनी है वो कौन है, वो है आपकी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अरे यार मैंने ये भी रेज नहीं करा यहाँ से ठीक है, दैट मीन्स मुझे ये पता लग गया कि यार सेकंड वाली मर गई, इसका मतलब ये है कि यार यही वो कॉलोनी है जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। क्यों, क्योंकि मैंने जो है बाम H1 से कहाँ कट लगाया था, मैंने कट लगाया था किसके अंदर,
टेट्रासाइक्लिन में, वहीं मैंने डिजायर्ड पीस डाला था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, उसका फंक्शनिंग हिल गई। तो इससे मुझे पता लग गया नंबर 2 जो है वो रिजल्ट है जो मुझे चाहिए, इसलिए हम इसकी रेप्लिका बनाते हैं दूसरी वाली की, जिससे कि मुझे पोजीशन पता हो, क्योंकि पोजीशन इधर उधर हो गई तो भैया आप नंबर 2 को नंबर 3 कर दोगे, 3 को 2 कर दोगे, समझ रहे हो। इसलिए बच्चा सेम पोजीशन के लिए, जैसी देखो ये, जैसे सपोज करो यहाँ पर जो जो प्रेजेंट है ना, उसकी सेम रेप्लिका दूसरी बनाई जाएगी, जिससे कि मुझे पता लग जाए डालने पर कौन मर रहा है कौन जिंदा रह रहा है। और जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं उस कॉलोनी को पिकआउट कर लूंगा, मेरी वही क्या है, रिजल्टेंट कॉलोनी, राइट, वही है मेरी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो आपको पता लग गया नंबर 2 कॉलोनी क्यों मरी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का। अब ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है, आप बच्चे ऐसा करो, यहाँ से आप शायद नोट करना चाहोगे ना, मैं हटता हूं, आप नोट कर लो। चलो यहाँ से नोट करना शुरू करो, पॉज करो और नोट कर लो। कर लिया नोट। अब देखो सेकंड स्लाइड, इसको भी नोट कर लो। हो गई नोट, अब इसको भी नोट कर लो। चलो मैं इस प्लेट को नाम दे ही देता हूं, ऐसा करते नहीं है, इस प्लेट को नाम दे देते हैं एक्स प्लेट। वो मास्टर प्लेट थी, मैंने इसको नाम दे दिया एक्स प्लेट। और ये मैं क्या कर रहा हूं, रेप्लिका ऑफ एक्स प्लेट, रेप्लिका ऑफ एक्स प्लेट। ठीक है, आप इस तरीके से क्या कर लोगे बच्चा, इसको नोट कर लोगे। क्या आपको समझ में आ गई। यार देखो मैंने इस पर जो है बहुत ही ज्यादा जो है बच्चा आपका क्या दिया है, मैंने इस पर जो है बहुत ही ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि बच्चे जो है आपको समझना होगा। अगर उसे टफ क्वेश्चन बनाना होगा, पता है वो क्या करेगा, वाम H1 की जगह साल 1 ले लेगा। तो इनको छोड़ो, वो क्या करेगा, वो आपका जो है बच्चा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को ले लेगा, किसको ले लेगा, आपके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को ले लेगा, और उसके अंदर कट करवा देगा, PST1 से करवा देगा, PVU1 से करवा देगा। फिर ये सारा खेल बदल जाएगा, और फिर आप जो है उस क्वेश्चन को देख के फैल जाओगे, क्योंकि आप जाते हो रट के। रटना नहीं है, हमें समझना है कंसेप्ट। क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताओ। अब आप एक बात लिखोगे कि भैया ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो आप यहां पर लिखोगे इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और क्यों है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, आपने देखा ना कितनी बार हमने प्लेटिंग करी। इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज बिकॉज मल्टीपल प्लेटिंग, बिकॉज मल्टीपल प्लेटिंग टेक्स प्लेस, बिकॉज मल्टीपल प्लेटिंग टेक्स प्लेस, बिकॉज मल्टीपल प्लेटिंग टेक्स प्लेस, क्योंकि भैया यहाँ पर आपको देखने को मिलती है मल्टीपल प्लेटिंग, राइट, बताओ हाँ या ना। इसलिए जो है ये क्या है बच्चा, बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस आपकी है। कौन सी, ये वाली जिसमें हम PVR322 को क्या कर रहे हैं बच्चा, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम PVR322 को इस्तेमाल नहीं करेंगे, यार बना है तो पक्की बात है उसका इस्तेमाल होगा ही होगा, समझ रहे हो। अगर बनी है तो उसका इस्तेमाल होगा ही होगा। बट ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। क्या हमारे पास सर कोई और एक और ऐसी प्रोसेस है जिसमें समय कम लगे, सिर्फ एक ही सिंगल प्लेटिंग में ही हमारा काम हो जाए। हाँ, होती है एक प्रोसेस जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे बच्चा PUC8 का, जिसमें से P जो है वो है आपका प्लाज्मिड, UC डिनोट करता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि जो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी है उसमें जो है इसका क्या करा गया बच्चा, इन्वेंशन करा गया। और इसका जो नंबर है वो है 8। 8 क्या बता रहा है, 8 ये बता रहा है कि भैया उस लैब के अंदर कई सारे जो है क्या बने हैं, और भी आर्टिफिशियल वेक्टर्स बने हैं। तो ये 8 नंबर वाला आर्टिफिशियल वेक्टर है जो कि इसको डिस्टिंग्विश करता है बाकी सब वेक्टर से। तो PUC8 की अब हम बात करेंगे, ठीक है। देखो पहले पानी पी लेता हूं। मजा आया, कंसेप्ट दिमाग में बैठा। अब देखो, अब मैं बात करता हूं भैया, ये है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सर कुछ ऐसा मेथड बताओ जिससे जल्दी हो जाए। तो अब जो आता है वो आता है भैया, अब आपके पास जो आता है वो आता है इसके बाद। देखो अब आप लिखोगे PUC8 के बारे में। PUC8 वैसे तो एनसीईआरटी में PUC8 करके नहीं दे रखा है, ये व्हाइट कॉलोनी ब्लू कॉलोनी सिलेक्शन करके आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखो इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, व्हाइट ब्लू, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो PVR322 वाला एक्सपेरिमेंट तो भी बच्चों को ये रह जाता है, समझ में आ जाता है, याद अच्छे से।
बट इसके अंदर काफी गड़बड़ कर देते हैं वाइड व्यू के चक्कर में लोग, ठीक है, जरा देखना। तो ये है बच्चा आपका क्या, PUC 8। एक मिनट, ये क्या हो गया यार, देखो आप डालोगे PUC 8, PUC 8, ठीक है, जिसके अंदर इसकी कर देते हैं आओ नेमिंग। पी आपका क्या डिनोट कर रहा है भैया, पी आपका बता रहा है भैया एज इट इज प्लाज्मिड है ये। अभी इसका डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे बच्चा। ये है बच्चा आपका प्लाज्मिड। यूसी आपका बता रही है किसके बारे में, यूसी है आपका, यूसी है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। वहां पर इसका क्या करा गया, इन्वेंशन करा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है। और 8 क्या दिखा रहा है, 8 है बच्चा इसका नंबर, यानी कि वहां और भी काफी सारे आपके वेक्टर बनाए गए। ये भी क्या है, ये भी है आपका बच्चा एक आर्टिफिशियल वेक्टर, ये भी है आपका आर्टिफिशियल वेक्टर, यानी कि मैन मेड वेक्टर है। यानी कि उस यूनिवर्सिटी में काफी सारे वेक्टर्स बने हैं, उसमें से जो है आपका इसको 8 नंबर दिया गया जिससे कि इसको डिस्टिंग्विश करा जा सके बाकी सबसे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इसका जो है मैं डायग्राम भी आपके आगे ड्रॉ कर देता हूं, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए, ग्रेट। जरा इसको सेंटर में लेके आते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है यार, हो गया, इतना ही काफी है जैसा दिख रहा है। क्या यार बार बार सेंटर, और ये देखो अब यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर कलर ले लिया जाए, चलो फिर से ले लेते हैं, आपका एक तरफ ले लेते हैं रेड कलर। देखो ये, और रेड कलर से कौन सी मैंने पिछली बार आपका सेलेक्टेबल मार्कर बनाया था सर, एम्पिसिलिन बनाया था बच्चा। यहाँ भी एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, देखो यहाँ भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन आपका प्रेजेंट है, यहाँ भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन आपका प्रेजेंट है। जरा देखना जरा ध्यान से, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, राइट। दूसरा यहाँ पे और आपको क्या देखने को मिलता है, दूसरा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बच्चा, आपको एक और देखने को मिलेगा जो कि आपका लेग जेड जीन के अंदर आपको देखने को मिलता है एक और जीन जो कि है आपका बच्चा लेग जेड जीन। क्या नाम है बच्चा इसका, इसका नाम है आपका लेग जेड जीन। ये जो मैं आपका येलो कलर से बना रहा हूं ये क्या है आपका, ये है बच्चा आपका लेग जेड जीन, लेग जेड जीन। जरा ध्यान से देखिए, ले लेते हैं आपका ग्रीन कलर। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है भैया, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये क्या है, ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जो कि आपकी एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करेगा, राइट। ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है बच्चा ये है इसका लेक जेड जीन। क्या है बच्चा, लेक जेड जीन, लेक जेड जीन, ठीक है। और इसके पास और क्या प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है बच्चा इसका ORI, इसके पास प्रेजेंट है ORI, इसके पास प्रेजेंट है ORI, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये क्या है इसका, ये है इसका बच्चा ORI, ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि वो पॉइंट, वो सीक्वेंस किसी भी डीएनए का जहां से इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसी को तो हम कहते हैं आपका ORI, ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि इसके पास भी होगा, जो कि वेक्टर के लिए एसेंशियल फीचर है। अदरवाइज वेक्टर अपना खुद का कॉपी कैसे बनाएगा भैया अगर ये नहीं होगा। तो आपको इतना तो समझ में आ गया, इसका डायग्राम क्या आपके भेजे में सेट हो गया, बताओ है ना। अब आपको पता है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो भैया एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अरे लेग जेड जीन क्या करता है, अब जरा एक बात और सुनो, लेग जेड जीन के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी क्लोनिंग साइट या फिर आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन साइट, किस किस की, आपकी इको R1 की, हिंद थर्ड की। इसके अलावा और भी प्रेजेंट होती है बट आपको इतना जानना नहीं है, आपको सिर्फ जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आप जानो, ठीक है। देखो तो आप क्या लिखोगे, ये जो लेग जेड जीन आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्लोनिंग साइट या फिर आप इसी को कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट फॉर और इको R1
इको R1 कॉमा हिंद हिंद थर्ड एक्सेट्रा और भी प्रेजेंट होती है, बट आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आ गया? है या ना, मुझे इतना बताओ। मैं हटू एक बार, जरा देखो इस डायग्राम को ध्यान से। PUC8 आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है। PUC8 के अंदर एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, दूसरा लैक जेड जीन प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपकी इको R1 और हिंद थर्ड जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है। अब सवाल ये आता है कि ये लैक्जेड जीन करता क्या है, क्योंकि हमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का फंक्शन तो पता है, वो हमें जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा किसके अगेंस्ट में? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में। तो सर ये लैक्जेड जीन क्या करेगा? जरा ध्यान से देखना, लैक्जेड जीन क्या करता है। क्या मैं इसको इसी स्लाइड पर लिखूं या अगली स्लाइड पर जाऊं, मुझे इतना बताओ। तो मैं करता हूं ऐसा, इसको लिखता हूं अगली स्लाइड पर, जरा ध्यान से आप देखिएगा क्या करता है आपका लैक्जेड जीन। देखो लैक्जेड जीन आपका क्या करेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, लैक्जेड जीन, जब ये अपनी एक्टिवेट स्टेज में होता है, किसमें होता है? एक्टिव होता है, यानी कि ये इसकी फंक्शनिंग बिल्कुल सही हो रही है। जिस तरीके से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन अगर एक्टिव है तो वो क्या करेगा? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, राइट। ये है उसका एक्टिव स्टेज में फंक्शनिंग। ये क्या करता है, जरा ध्यान से देखना। ये जो है बनाता है एक एंजाइम को, ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम को। ये लैक्जेड जीन क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा या सिंथेसाइज करेगा एक एंजाइम, प्रोड्यूस करता है या प्रोडक्शन करता है किसका? एक एंजाइम का। जिस एंजाइम को आप कहते हो क्या बच्चा? जिस एंजाइम को आप कहते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या कहते हो बच्चा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम बनाता है जो कि आपका बच्चा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज है बच्चा आपका एक एंजाइम। तो लैक्जेड जीन क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। लैक्जेड जीन करता है बच्चा सिंथेसाइज एक एंजाइम को, जो कि है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, जरा ध्यान से देखो। तो इसने क्या करा? सिंथेसाइज करा, सिंथेसिस करा किसका? आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को, यानी कि एक ऐसा सबस्ट्रेट जो कि आपका कलर प्रोड्यूसिंग होता है, जब ये इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये इसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और वो प्रोडक्ट जो है एक पर्टिकुलर कलर को प्रोड्यूस करता है जो कि होता है आपका ब्लू कलर। जरा ध्यान से देखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? एक आपका जो है बच्चा प्रोडक्ट होता है, चलो नाम बता दूं उसका, चलो नाम बता ही देता हूं। देखो एक आपका जो है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है जिसको आप कहते हो एक्स गैल। क्या है? एक्स गैल। ये आपका क्या है? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। क्रोमोजेनिक, देखो क्रोमो का मतलब होता है बच्चा कलर, जेनिक का मतलब होता है जनरेटिंग, यानी कि एक ऐसा सबस्ट्रेट जो कि कलर जनरेट करता है उसको आप कहते हो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्या कहते हो बच्चा? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो आपका एक्स गैल क्या है? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, जिसको बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करता है? जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करता है? इसके ऊपर एक्ट करके बच्चा इसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपका कैसा होता है? ब्लू इन कलर, जो कि होता है बच्चा आपका ब्लू इन कलर, जो कि होता है ब्लू इन कलर। दैट मीन्स हमें एक चीज पता लग गई। क्या पता लगी हमें इससे? इस समय एक चीज ये पता लगी, अगर सर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर आपका लैक्जेड जीन फंक्शनिंग है, ठीक है, और अगर वहां पर एक्स गैल को डाल दिया जाए, तो एक्स गैल जो है अगर लैक्जेड जीन एक्टिवेट है तो वो उस एक्स गैल से जो है एक प्रोडक्ट बनवा लेगा जो कि ब्लू कलर का होगा। दैट मीन्स हमें इन शॉर्ट ये पता लग गया, अगर लैक्जेड जीन एक्टिवेट है तो हमें ब्लू कलर देखने को मिलेगा। आपको ये बात अपनी खोपड़ी में सेट कर लेनी है। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में नहीं आई, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स गैल प्रोडक्ट, तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि लैक्जेड जीन अगर अपना काम कर रहा है तो ब्लू कलर प्रोड्यूस करवा लेगा। कब करवाएगा? जब आप एक्स गैल को डालोगे। अगर आपने जिसमें भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां पर अगर आपने एक्स गैल इस सबस्ट्रेट को नहीं डाला तो भैया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ब्लू कलर नहीं देखने को मिलेगा। तो एक्स गैल तो वहां पर डालना है, जिस तरीके से आप क्या डालते थे? एम्पिसिलिन को डाल रहे थे, टेट्रासाइक्लिन को डाल रहे थे। यहां पर अब आप एक्सपेरिमेंट में क्या डालोगे? एक्स गैल को डालोगे, और जब आप एक्स गैल को डालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा ब्लू कलर का प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये लैक्जेड जीन एक्टिवेट है तो क्या आपको इतनी कहानी समझ में आ गई? लैक्जेड जीन क्या करता है बताओ, हाँ या ना?
तो आप क्या करोगे बच्चा, इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। इसको पॉज करो और नोट करो, फिर जो है मैं एक्सपेरिमेंट आपका बच्चा शुरू करूंगा। फिर मैं क्या शुरू करूंगा, आपका एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगा, राइट। इसको कर लो नोट, फिर आपका शुरू होगा बच्चा एक्सपेरिमेंट। आपने नोट कर लिया, तो अब आप अगली स्लाइड नोट कर लो जिसके अंदर लेग जीन की फंक्शनिंग आपको समझाई गई है। कर लिया नोट। अब जरा देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे यहाँ पर खेला। खेले में क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। जरा देखो, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ PUC 8 को। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ बच्चा किसको, आपके PUC 8 को। देखो मैंने क्या बना लिया, मैंने बना लिया बच्चा PUC 8 को। ये है बच्चा आपका क्या, PUC 8। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, क्या इसके अंदर दो आपकी जो है कौन कौन यार, क्या हो गया। एक तो आपका प्रेजेंट है लेगजेड जीन। देखो ये मैंने बना लिया लेगजेड जीन, ये मैंने बना लिया लेगजेड जीन, ठीक है। यहाँ पर किस किस की साइट प्रेजेंट है इसके अंदर, रेस्ट्रिक्शन साइट लेगजेड जीन में। सर एक तो हम आपने बताया था हिंड थर्ड की, एक इको R1 की, राइट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर और कौन प्रेजेंट है, सर आपने हमें बताया था यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ORI और ये सब हम बना नहीं रहे क्योंकि अभी हमारा इससे कोई रिलेटेड काम है नहीं। जरा देखो, अब मैं क्या इस पर डिनोट कर दूं, ये क्या है आपका, सर ये है हमारा लेग जेड जीन, ठीक है। बिल्कुल सर, ये क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर हम कराएंगे एक्सपेरिमेंट, यहां पर होगा एक्सपेरिमेंट, और फिर बनेंगी दो पॉसिबिलिटीज। अब भैया ये चीज आपको आती है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़े, मैं यहाँ पर क्या क्या लूंगा, मैं क्या क्या चीज यहाँ पर ऐड करूंगा। मैं यहाँ पर एडिशन करूंगा किसका, सबसे पहले तो जिस एंजाइम से मैं इसको काटना चाहता हूँ, सपोज करो मैंने ले लिया इको R1, मैंने ले लिया इको R1। तो बताओ इको R1 की रिस्ट्रिक्शन साइट या फिर क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट है, तो लेग जेड जीन के अंदर प्रेजेंट है, राइट। दूसरा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो ये जाके क्या करेगा, कट लगा देगा। कट के बाद भी यहाँ पर जोड़ने के लिए कोई जीन भी तो चाहिए होगा, तो डिजायर्ड जीन भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये जुड़ेगा। पर इसको जोड़ने के लिए भैया एक एंजाइम भी तो लगता है जिसको कहते हो DNA लाइगेज, तो वो भी यहाँ पर लगेगा, वो जाएगा इसको जोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक बनेगा रिकॉम्बिनेंट, एक बनेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। बताओ हाँ या ना, एक बनेगा रिकॉम्बिनेंट, दूसरा बनेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। पहले मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, यार कॉपी नहीं करी, गलती कर दी, कॉपी। अब आप करोगे बच्चा इसको पेस्ट, इसको उठाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। एक और बार हम इसको करेंगे बच्चा पेस्ट, और फिर से इसको उठाएंगे यहाँ से, नहीं तो ये आधा अधूरा आएगा। ये देखो, अब होगा क्या, यहाँ पर बनेंगी दो पॉसिबिलिटीज। एक तो ये होगा कि भैया लेगजेड जीन के अंदर लग जाएगा एक कट, और वहां पर आपका कौन ऐड हो जाएगा, हमारा डिजायर्ड जीन आपका ऐड हो जाएगा, जो कि इस केस में मैं बना लेता हूँ किस कलर से, आपके पर्पल कलर से। जरा देखो ध्यान से, इस केस में बना लेता हूँ पर्पल कलर से। इस बार इसको नीचे करता हूँ, देखो ये इस तरीके से मेरा ये दिख रहा है, ये देखो ये मेरा पर्पल जीन जुड़ गया जाके, यानी कि लेगजेड जीन में क्या हो गया, लेगजेड जीन का हो गया बच्चा आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या हो गया, लेगजेड जीन का हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, अब ये सर काम नहीं कर सकता, अब ये चाह के भी ब्लू कलर नहीं दे सकता, चाह के भी ये क्या करेगा, ब्लू कलर ही तो प्रोड्यूस करता था। अगर मैं इसको लेकर, अगर मैं जो है आपकी PUC 8 को ले लूँ जिसके अंदर लेक्सेडजीन बिल्कुल सही है, तो मैं एक्स गेल डाल दूं, तो ये क्या करता था, उसे ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब यहाँ पर आपको ब्लू कलर देखने को नहीं मिलेगा, किसके अंदर, जिसके अंदर आपका क्या हो चुका है, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, ठीक है। ऊपर वाले के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेक्सेडजीन बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल सही सलामत है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये कहलाएगा बच्चा नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये है आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, किसके साथ, लेगजेड जीन के साथ, जो कि PUC 8 का है आपका। और नीचे वाला आपका क्या है, रिकॉम्बिनेंट, नीचे वाला है बच्चा रिकॉम्बिनेंट। अब जरा ध्यान से अब आप देखिएगा, क्या आपको इतना समझ में आ गया।
अब मैं आगे लिखूं, रिकॉम्बिनेंट में आपको क्या दिख रहा है, लेक्सर्जीन एक्टिवेट है इनएक्टिवेट है, सर इनएक्टिवेट है। लेक्सर्जीन क्या है सर, इनएक्टिवेट है। तो रिकॉम्बिनेंट में आपको पता लगा, आपको क्या देखने को मिलता है, लेक जेड जीन कैसा है आपका, इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेट। और जब ये इनएक्टिवेट है तो जब इसको आपका एक्स गैल मिलेगा, जब आपको इसको क्या मिलेगा, एक्स गैल मिलेगा, जो कि एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, उसको ये ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ब्लू कलर का प्रोडक्ट नहीं बनवा पाएगा उससे, ठीक है। जबकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, लेक्सड जीन क्या है, एक्टिवेट है, क्योंकि इसके साथ कोई भी काटा पीटी नहीं हुई, कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। तो आप यहाँ पर लिख दोगे एक्टिव लेक्सड जीन। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आ रही है, बताओ हाँ या ना। देखो ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा अगर यहाँ समझ में आ गया। दैट मीन्स मैं एक बात और कह सकता हूँ सर, क्या कह सकते हो आप, सर ये कह सकते हो, ब्लू कलर से ही मैं इस बात को लिखूंगा अभी, कि दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट क्या करेगा, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट आपका क्या करेगा बच्चा, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। यानी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लू कलर देखने को मिलेगा, ब्लू कलर इन प्रेजेंस ऑफ एक्स गैल, इन प्रेजेंस ऑफ एक्स गैल। अगर एक्स गैल प्रेजेंट होगा तो भैया ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा। बट रिकॉम्बिनेंट के केस में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, नो ब्लू कलर। कितना भी आप जो है क्या डाल लो, एक्स गैल डालो मत डालो, तो अब ये जो है एक्स गैल को किसी भी कोई प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा जिससे एक ब्लू कलर प्रोड्यूस होता था। क्यों, क्योंकि अब लेक्सडजीन फंक्शनिंग ही नहीं कर रहा है। लेक्सडजीन फंक्शनिंग नहीं करेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनाएगा, और यही वो एंजाइम होता है जो एक्स गैल को कन्वर्ट करता है एक ऐसा प्रोडक्ट में जो कि ब्लू कलर का होता है। बताओ इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई, मुझे इतना बता दो। मैंने बच्चा पीयूसी 8 को लिया, इसके अंदर लेक्सड जीन है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। लेक्सड जीन के अंदर आपकी इको R1 और हिंद थर्ड जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की आपकी क्या है, क्लोनिंग साइट या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इको R1 ले लेता हूँ, उससे कट लगाता हूँ, तो वो क्या करेगा, लेक्सड जीन में कट लगाएगा, वहां पर अपना डिजायर्ड जीन कौन जोड़ देगा, लाइगेज जोड़ देगा। तो इससे मेरा क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट तैयार हो गया। बट मुझे पता है जब मैं रिएक्शन करता हूँ तो दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती है, एक होता है रिकॉम्बिनेंट, दूसरा होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट कौन है, रिकॉम्बिनेंट वो है जिसके लेक्सड जीन में मेरा डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो चुका है, तो उसका लेक्सड जीन कैसा हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। और जब वो इनएक्टिव हो चुका है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को नहीं बनाएगा, और वो नहीं बनेगा तो वो एक्स गैल को जो है ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट में इको R1 ने अपनी फंक्शन नहीं करी, किसी तरह का कोई कट नहीं लगा, तो यहाँ पर जो है अपना जो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए था वो नहीं जुड़ पाएगा। और जब वो नहीं जुड़ पाएगा तो लेक्सड जीन सही सलामत रहा, वो प्रिजर्व रहा। और जब लेक्सड जीन प्रिजर्व रहा तो लेक्सड जीन कैसा है, एक्टिव है। और जब वो एक्टिव होता है तो ये क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। और जब यहाँ इसको एक्स गैल मिलेगा जो कि एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, इसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा जो कि ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया, रिकॉम्बिनेंट कोई भी ब्लू कलर शो नहीं करेगा, ठीक है, चाहे एक्स गैल दो मत दो। एक्स गैल दे दिया तो भी नहीं देने वाला, और नहीं दोगे तो वैसे भी नहीं देने वाला। नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या करता है, अगर एक्स गैल दे दिया तो ब्लू कलर दे देगा, एक्स गैल नहीं दिया तो ब्लू कलर नहीं देगा। बताओ, देखो यार कितनी बार जो है रिपीट कर रहा हूँ सेम सेम बात को, कितनी बार बोल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, बस आपको समझ में आ जाए यार। अब क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा इसका। अब क्या कराऊंगा बच्चा, ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा। किस में, इकोलाई में करा दूंगा यार, और किस में कराऊंगा, देख नोट कर ले, पॉज करके कर लिया नोट। अब देख आजा, अब होगा बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन। अब तू यहाँ पे लिख ट्रांसफॉर्मेशन। अब होगा बच्चा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, और सिंगल प्लेटिंग में ही तेरे को पता लग जाएगा, सिंगल प्लेटिंग में ही तेरे को पता लग जाएगा। अरे यार रेड कलर क्यों ले लिया, आपका कलर ग्रीन ले लो। देख तो यार क्या हो गया, अब होगा बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, अब देख जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जरा ध्यान से देखियो। अब इस बार पता है मैं क्या करूंगा, अब इस बार मैं 1 2 3 नंबर ही दूंगा। अब मैं 1 2 3 नंबर ही दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कौन रिकॉम्बिनेंट, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट, कौन ट्रांसफॉर्मेंट, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मैं नहीं बता रहा। अब आप खुद देख के बता देना मुझे, ठीक है। मैं सिर्फ प्लेटिंग अप करता जाऊंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं कुछ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं सीधे लिखूंगा।
क्यों? क्योंकि आप इससे पहले एक जो है देख चुके हो, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंट, पिंक कलर की प्लेट लगाते हैं, चलो आओ। अरे यार ये क्या हो गया? अरे यार ये स्क्वायर बना ही नहीं यार, हटो। देखो हाँ अब सही है भाई, ये बिल्कुल सही है। इसकी एक और कॉपी बनाओ और इसको करो पेस्ट और इसको रखो यहाँ, ठीक है। अब जरा देखो, तो मैं इसको क्या कहता हूँ, ये सपोज करो ये है मेरी मास्टर प्लेट, ये है मेरी मास्टर प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तीन तरह की पॉसिबिलिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन जब आप कराओगे तो तीन पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। कलर ऑरेंज ले लें क्या? ऑरेंज ले लेते हैं चलो। देखो तीन पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिली, राइट। इसको करते हैं बच्चा डिलीट, क्योंकि इसी की कॉपी बनाएंगे ना। देखो तीन जो है आपको पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी, जरा ध्यान से अब आप देखिएगा। एक में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, एक में क्या हुआ, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। दूसरी में क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। दूसरी में क्या होगा बच्चे, दूसरी में होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो तीसरी में भी आपका हो गया बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, जरा ध्यान से अब आप देखिएगा। अब आपको पता है एक तरफ प्रेजेंट होगा कौन बच्चा, आपका लेगजेड जीन। एक मिनट यार रुकना, जरा इसको थोड़ा और बच्चा मोटा करेंगे। अरे यार एक मिनट देना, कट। अरे यही समस्या होती है, ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने में। इसको थोड़ा और डार्कन करेंगे बच्चा, आजा देख, ये देख, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल गया, इसके अंदर भी देखने को मिल गया, ठीक है। जरा ध्यान से देख, और इसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अब आपको पता है एक है लेगजेड जीन, तो ये रहा तेरा लेगजेड जीन, ठीक है, ये देख। और ये रहा तेरा लेगजेड जीन। दूसरा मैंने क्या बनाया था, दूसरा था तेरा बच्चा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, तो ये रहा तेरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और ये रहा तेरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। और एक और मैंने बनाया था बच्चा, क्या तेरा यहाँ पर प्रेजेंट था तेरा, मैंने ऐड करा था तेरा डिजायर्ड जीन, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, अब आपको देखने से तो पता है भैया कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, बट मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं क्या करूंगा, मैं आपको फिर से कर दूंगा 1 2 3, ठीक है। हम जो है क्या करेंगे, 1 2 3 का ही गेम यहाँ पर खेलेंगे, 1 2 और 3 का ही गेम यहाँ पर होगा। अब जरा ध्यान से आप देखना, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मैं करूंगा खेल यहाँ पर। अब होगा एक चमत्कार यहाँ पर। चमत्कार से पहले मैं बनाऊंगा इसकी बच्चा कॉपी, चमत्कार करने से पहले मैं बनाऊंगा इसकी कॉपी, ठीक है। कॉपी, इसको करूंगा मैं पेस्ट, देख। अब जरा ध्यान से देख, मैं क्या करूंगा, अब ये जो मास्टर प्लेट दिख रही है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर ऐड कर दूंगा। क्या ऐड करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगा बच्चा तेरा एम्पिसिलिन। क्या ऐड करूंगा, मैं यहाँ पर एडिशन करूंगा किसका, एम्पिसिलिन का, एम्पिसिलिन का, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर डालूंगा एक्स गैल, दूसरा मैं डालूंगा यहाँ पर एक्स गैल को। अब जरा ध्यान से देख तेरा क्या क्या होगा यहाँ पर, अब जरा ध्यान से देखियो। जैसे ही मैंने एम्पिसिलिन डाला, एम्पिसिलिन अपना काम करेगा। एम्पिसिलिन क्या काम करेगा, एम्पिसिलिन ये काम करेगा कि जिसके पास एम्पिसिलिन के अगेंस्ट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, वो कॉलोनी क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट को देखा, क्या यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नहीं हुआ। दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये पूरी की पूरी आपकी किल हो गई। ये पूरी क्या होगी बच्चा, आपकी हो गई किल, ये हो गई पूरी तरीके से आपकी गायब। क्या हो गई बच्चा, ये हो गई आपकी गायब, देख ये हो गई आपकी गायब। जैसे ही वन गायब हुई, मुझे पता लग गया कि वन कौन है आपकी, वन है आपकी कौन बच्चा, वन है आपकी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि जैसे ही एम्पिसिलिन डाला ये मर गया।
2 और थर्ड आपकी बच गई। क्यों बच गई? क्योंकि इनके अंदर जो है आपका PUC8 पहुंच चुका है और इसके पास होती है क्या भैया, यही तो वेक्टर है जो मैंने पहुंचा है, जिसके अंदर मैंने डिजायर्ड जीन डाला है अपना, यही तो वो है जिसके थ्रू उसको क्या मिलता है, आपका क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है एम्पिसिलिन के अगेंस्ट में। तो एम्पिसिलिन जैसे ही डाला आपकी पहली कॉलोनी मर गई। तो इससे मुझे क्या रिजल्ट मिला? इससे मुझे रिजल्ट ये मिला जो फर्स्ट है वो कौन है, वो है आपकी, कौन है बच्चा, फर्स्ट है आपकी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। फर्स्ट है भैया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि भाई वो जो है सीधे डालते ही क्या हुआ भैया, टपक गई, मर गई। अब जैसे ही मैंने एक्स गैल भी डाला तो पता है मैंने क्या देखा, एक्स गैल क्या करता है, अगर यहाँ पर लेगजेड जीन जिसका सही काम कर रहा है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा, और जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्स गैल दिखता है तो वो उसको एक ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो पता है मैंने क्या देखा, जो थर्ड वाली कॉलोनी है ना उसने जो है क्या कर दिया, ब्लू कलर का प्रोडक्ट जो है बच्चा क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका लेगजेड जीन बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसने ब्लू कलर दे दिया। तो आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला ब्लू कलर, आपको देखने को मिला ब्लू कलर। मैंने कौन सा कलर यूज करा था यार ये पहले, ये स्काई ब्लू है, ब्लू है, पता ही नहीं यार, देखते हैं चलो। ये देखो लाइट ब्लू ही था, ठीक है आ जाओ। तो आपको इस तरीके से जो है क्या देखने को मिल गया, देखो इस तरीके से लाइट ब्लू देखने को मिलेगा, देख रहे हो, इस तरीके से लाइट ब्लू देखने को मिलेगा। देखो ये लाइट ब्लू देखने को मिल रहा है, देख रहे हो। यानी कि थर्ड कॉलोनी ने क्या करा, लाइट ब्लू कलर दे दिया आपका, कौन सा कलर दे दिया, लाइट ब्लू कलर दे दिया। अरे यार इसने तो लाइट ब्लू कलर दे दिया, दैट मींस जिसने आपका लाइट ब्लू या सॉरी माफ करना ब्लू कलर दे दिया वो कौन हो गई, वो हो गई सर आपकी, कौन सी हो गई, वो होगी सर आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और जिसने ब्लू कलर नहीं दिया उसके पास कौन सा कलर होगा, जब भी आप किसी बैक्टीरिया देखते हो तो बच्चा व्हाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो व्हाइट कलर देखने को मिल गया, देखो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल गया, आपको देखने को मिल गया इस तरीके से, देख बच्चा व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। ऐसा नहीं इसने व्हाइट कलर दिया गधा, जिसका कोई कलर नहीं है वो व्हाइट है, समझ रहे हो। ये तो मैंने आपको शो करने के लिए ऐसे दिखा दिया था, ठीक है। जैसे ही मैंने एम्पिसिलिन और एक्सकेल डाला, एम्पिसिलिन ने क्या कर दिया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को मार दिया जो थी आपकी नंबर 1, क्योंकि उसके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एक्सकेल जो है ब्लू कलर कब दे पाएगा, कब ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जिसके पास लेक्सेट्रिन सही सलामत होगा, और वो कौन है, वो हमको क्लियरली दिख रहा है, थर्ड है। दैट मीन्स थर्ड वाली आपको क्या दिख रही है, थर्ड वाली बच्चा मुझे क्लियर कट दिख रही है। थर्ड वाली जो आपको दिख रही है सर वो कौन है, वो है मेरी बच्चा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, वो है मेरी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, जो कि है मेरी ब्लू कलर कॉलोनी। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है जो कि है बच्चा मेरी ब्लू कलर की कॉलोनी, क्योंकि इसने ब्लू कलर प्रोड्यूस कर दिया। कैसे प्रोड्यूस करा, क्योंकि इसके पास लेक्सेट जीन है एक्टिवेट, और वो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, एक्स गैल को जो है एक ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए आपको जो उस जो थर्ड वाली जगह है उस पर सब जगह ब्लू 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 कलर देखने को मिलेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स गैल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स गैल, राइट, आपको समझ में आ गया। और सेकंड में आपको व्हाइट कलर ही देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि भैया बैक्टीरिया आपका व्हाइट कलर का ही है, इसलिए उसके पास कोई कलर नहीं है, इसलिए मैंने व्हाइट यहाँ पर बनाया है। तो आपको व्हाइट कॉलोनी देखने को मिलेगी। दैट मीन्स जो आपकी व्हाइट कॉलोनी है वो कौन है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा जो आपकी नंबर थर्ड कॉलोनी है कौन है, नॉन ट्रांसफर रिकॉमेंड, ये है आपकी ब्लू कॉलोनी, ये है आपकी ब्लू कॉलोनी, ब्लू कॉलोनीज, और जो कि आपको यहां से भी दिखने को मिल रही है, राइट। और जो नंबर आपको दिखता है कौन सा बच्चा, देख जो नंबर 2 वाली आपको दिख रही है वो कौन सी है, वो है आपकी व्हाइट कॉलोनी, जो कि है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। व्हाइट क्यों है, क्योंकि इसका जो लेगजेट जीन है वो काम नहीं कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसने बनाया नहीं, तो ये एक्स गैल को ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाई। इससे मुझे पता लग गया। अब देख रहा है सिर्फ सिंगल प्लेटिंग करी है मैंने यहाँ पर, ना कोई ऐसा नहीं 3-3 4-4 बार करा है, मैंने सिर्फ एक ही बार क्या करा, एम्पिसिलिन डाल दिया, एक्स गैल डाल दिया, इससे ही मुझे रिजल्ट मिल गया, इससे ही मुझे क्या मिल गया बच्चा, रिजल्ट मिल गया। तो जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है वो कौन सी है, वो है तेरी व्हाइट कॉलोनी, वो है बच्चा तेरी व्हाइट कॉलोनी, वो है तेरी व्हाइट कॉलोनीज। अरे यार ये देखो यार गलत कलर, ये भगवान, नो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी है, वो है तेरी बच्चा व्हाइट कॉलोनीज, व्हाइट कॉलोनीज, जो कि यहां से भी तेरे को देखने को मिल रही है। अब क्या करेगा बच्चा, तू इसको पॉज करेगा और नोट कर लेगा। बता क्या मजा आया तेरे को ये समझने में, हाँ या ना, मुझे इतना बता।
मजा आया तेरे को समझने में? देख रहा है फास्ट प्रोसेस है ये, क्यों? क्योंकि ओनली सिंगल प्लेटिंग रिक्वायर्ड, ओनली सिंगल प्लेटिंग रिक्वायर्ड। पीवीआर 322 जब इस्तेमाल कर रहे थे तो तब देखा था मल्टीपल प्लेटिंग करनी पड़ रही थी, बट इस केस में हमने क्या करा, फास्ट प्रोसेस है भैया, सिंगल प्लेटिंग में ही काम हो गया, एक ही बार में एम्पसिलिन डाला, एक ही बार में एक्सकेल डाला। जिस भी बच्चे को नोट करना है बच्चा वो इसको पॉज करेगा, नोट करेगा। लास्ट स्लाइड आपने शायद नोट कर ली होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ही मैं नोट डाल के लिखवा देता हूँ, फास्ट प्रोसेस आप यहाँ पर लिख दो, फास्ट प्रोसेस बिकॉज सिंगल प्लेटिंग, फास्ट प्रोसेस ओनली सिंगल, ओनली सिंगल प्लेटिंग रिक्वायर्ड, ओनली सिंगल प्लेटिंग रिक्वायर्ड। मैंने आज सोचा था कॉम्पिटेंट होस्ट भी आपको पढ़ा दूंगा, बट कोई ना यार, आज के कंसेप्ट आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी था। तो अब आपको याद रहेगा भैया, अब आपको समझ में आ गया व्हाइट कॉलोनी ब्लू कॉलोनी का खेल। अब आपको रटना पड़ता था ना पहले, जब भी मैं कभी बच्चों से पूछता था तो बच्चे रट लेते थे कि जो व्हाइट कॉलोनी है वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, जो ब्लू कॉलोनी है वो आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। बट उनको कभी कभी समझ में ही नहीं आता था। जब मैं उनको समझाता था भैया इसका कंसेप्ट ये है, लेग्स एक्स गैल का जब हम डाल रहे हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, भैया लेग्जेड जीन एक्टिवेट होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, और ये एंजाइम क्या करता है, एक्स गैल जो सबस्ट्रेटस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जो कि ब्लू कलर का होता है। इसलिए आपको ब्लू कॉलोनी देखने को मिलती है। जिसमें ब्लू कॉलोनी देखने को मिली मतलब लेग्जेड जीन सही सलामत है, यानी कि कट कभी लगा ही नहीं। और जिसके अंदर कट नहीं लगता और कोई बैक्टीरिया की कॉलोनी ब्लू कलर दे रही है, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है उसके अंदर, बट लेग्जेड जीन सही काम कर रहा है, तो दैट मीन्स वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताओ। क्या बच्चा समझ में आ गया? आ गया तो चल इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, आजा। नोट तूने कर लिया होगा। मैं डायग्राम आपके लिए कॉम्पिटेंट होस्ट वाले डायग्राम भी लेके आया था, बट कोई ना, चलो कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है आपका। तो चलो बच्चा, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे क्योंकि आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पीसीआर और हमें आपको समझानी है, इसके अंदर जो मेजर चीजें हैं। थोड़ा और रह रहा है अभी ये चैप्टर, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ पीवीआर 322 और पीयूसी 8 वाले एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे। एनसीईआरटी ने मात्र एक पैराग्राफ में दे रखे हैं, देखो एनसीईआरटी मेरे पास है यहाँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपको दिख रही है एनसीईआरटी? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पैराग्राफ आपका दे रखा है बच्चा, एक क्लोनिंग साइट वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सिर्फ इतने में ही जो है ये सारा कुछ समझा रखा है, बट इसको समझाने में जो है बच्चा इतना समय आपका लग जाता है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।